कहानी का परिचय, एक अनोखा संसार। नमस्ते दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टोरी ए दिल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेम कहानी लेकर आया हूं जो आपको हकीकत से दूर एक फंतासी की दुनिया में ले जाएगी। ये दुनिया हमारी पृथ्वी जैसी बिल्कुल नहीं है। ये एक अलग ही अनोखा संसार है जहां इंसान और शक्तिशाली भेड़िए वेयरवुल्व्स एक साथ रहते हैं। यह कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, इसलिए आप इसे केवल एक कल्पना और मनोरंजन के रूप में देखें। ये एक अनदर वर्ल्ड रोमांस है जिसमें बलिदान, साजिश, जादुई बंधन और अटूट प्रेम का संगम है। कैसे दो रूहें तमाम बाधाओं और छल कपट को पार कर एक दूसरे से मिलती हैं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। मेरा वादा है आपसे, अगर आप इस सफर में मेरे साथ अंत तक जुड़ेंगे तो ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए अपनी कल्पना की उड़ान भरिए और इस रोमांचक कहानी का आनंद लीजिए। काव्या। मैंने शीशे के सामने खड़े होकर धीरे से अपने चेहरे से मेकअप हटाना शुरू किया और खुद को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। जैसे जैसे कॉटन का वो टुकड़ा मेरी त्वचा से कंसीलर की परत हटा रहा था, वैसे वैसे मेरे मन में बस एक ही ख्याल उमड़ रहा था, कबीर। और वो हसीन पल जो कल आने वाला है। कल कबीर पूरे 17 साल का हो जाएगा। बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर आधी रात की उस दूधिया चांदनी में वो अपने परिवार के साथ खड़ा होगा। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव होगा, उसका पहला रूपांतरण, फर्स्ट शिफ्ट। कहते हैं कि 17वें जन्मदिन के शुरुआती पलों में जब चांद की रोशनी सीधे शरीर पर पड़ती है तो वो इंसान के भीतर सोए हुए उस खूंखार लेकिन वफादार भेड़िए को जगा देती है। कबीर के लिए ये और भी खास है क्योंकि वो कोई मामूली भेड़िया नहीं बल्कि हमारे झुंड पैक का होने वाला अल्फा है। वो अपने पिता ठाकुर विक्रम प्रताप सिंह की विरासत को आगे बढ़ाएगा। हाँ, हम इच्छाधारी भेड़िए हैं। हमारी दुनिया इंसानों से अलग, रस्मों और ताकतों से बंधी है। 17 का होने का मतलब है पहली बार इंसान से एक विशाल भेड़िए में बदलना। मैंने सुना है कि जब हड्डियां अपनी जगह छोड़ती हैं और शरीर का ढांचा बदलता है तो वो दर्द असहनीय होता है। ऐसा लगता है मानो शरीर को कोई भीतर से तोड़ रहा हो। पर उस दर्द के बाद जो आज़ादी और ताकत मिलती है, उसका एहसास जन्नत जैसा होता है। कबीर अपनी रूह के उस दूसरे हिस्से से मिलने के लिए बेताब है। वो एक जन्मजात लीडर है, निडर और शक्तिशाली। हालांकि मेरे लिए वो हमेशा वही प्यारा और फिक्रमंद कबीर रहा है जिसके दिल की कोमलता सिर्फ मैंने देखी है। सच कहूं तो उस दर्दनाक बदलाव के ख्याल से मेरी भी रूह कांप जाती है। हड्डियां चटकना, खाल का खिंचना, उफ। लेकिन अपनी वुल्फ से मिलने की खुशी उस डर से कहीं ज्यादा है। एक बार जब आप पहली बार बदल जाते हैं तो फिर ये सब आसान हो जाता है। हम अपनी असली पहचान दुनिया से छुपा कर रखते हैं। इंसानों के लिए हम बस एक किस्सा, एक डरावनी कहानी या कोई मिथक हैं। और हम चाहते हैं कि ये राज ही रहे। इसीलिए हम अपनी सीमाओं के भीतर ही अपनी आज़ादी का लुत्फ उठाते हैं। हमारा झुंड एक बड़े परिवार जैसा है जिसके मुखिया विक्रम अंकल हैं। वो मेरे पिता के जिगरी दोस्त हैं। मेरे पिता इस झुंड के बीटा यानी सेनापति हैं। कुछ ही सालों में कबीर इस गद्दी को संभालेगा। मुझे यकीन है कि उसका भेड़िया बहुत ही रौबीला और ताकतवर होगा। और फिर उसके कुछ महीनों बाद मेरी भी बारी आएगी। जब मैं 17 की होंगी तब मेरी रूह का वो हिस्सा जागेगा। हमारे समाज में भेड़िया सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि आपके भीतर की एक दूसरी आवाज़ है, एक मार्गदर्शक जो आपको सही रास्ता दिखाता है। मैं कल्पना करती हूँ कि मेरी वुल्फ कैसी होगी, शायद बहुत खूबसूरत और निडर। लोग तो यही कहते हैं कि मेरी किस्मत में कुछ बहुत बड़ा लिखा है और हमारे बुजुर्गों का मानना है कि ये सब नियति है। क्योंकि 17 का होने पर सिर्फ ताकत नहीं मिलती बल्कि मिलता है मेट, यानी वो जीवन साथी जिसे खुद चंद्र देवी, मून गॉडेस ने हमारे लिए चुना है। हो सकता है कि आपका हमसफर बरसों से आपके बगल में ही खड़ा हो पर आप उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन जैसे ही आप 17 के होते हैं, आपकी सूंघने की शक्ति और इंद्रियां जाग उठती हैं। आप अपने मेट की खुशबू से उसे मीलों दूर से पहचान सकते हैं। वो एहसास, वो खिंचाव इतना गहरा होता है कि आप उसके बिना रह ही नहीं पाते। कहते हैं कि जब आप अपने मेट को पहली बार छूते हैं तो शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है, एक ऐसा बंधन जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। कल का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि कबीर को अपनी मेट का पता चल जाएगा। पूरे कबीले में सालों से यही चर्चा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारे परिवार इतने करीब हैं कि मैं और कबीर बचपन से साथ पले बढ़े हैं। मेरी माँ और कबीर की माँ राजमाता सुमित्रा सगी बहनों जैसी हैं। सबको उम्मीद है कि कल कबीर को मेरी ही खुशबू आएगी। सब मुझे इस पैक की अगली लूनो रानी के रूप में देखते हैं। सुमित्रा आंटी ने जिस तरह इस झुंड को संभाला है
वो मिसाल है। क्या मैं उनकी जगह ले पाऊंगी? क्या मैं कबीर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस साम्राज्य को संभाल पाऊंगी? बचपन में हम भाई बहनों की तरह लड़ते थे, साथ खेलते थे। लेकिन अब जब कल का सूरज उगेगा तो सब कुछ बदल सकता है। वो एहसास, वो रिश्ता, सब कुछ एक नया मोड़ लेने वाला है। मैं बस उस पल का इंतजार कर रही हूं जब कबीर की आंखें मुझे देखेंगी और उसे एहसास होगा कि मैं ही उसकी मंजिल हूं। अध्याय 2, पुरानी यादें और अनकहा एहसास। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर लेटे लेटे मेरा मन यादों के उन गलियारों में भटकने लगा जहां मैंने और कबीर ने अपना बचपन बिताया था। कबीर की छोटी बहनें तो तब पैदा हुईं जब हम हाई स्कूल में आ चुके थे, इसलिए इतने सालों तक हम दोनों ही एक दूसरे की पूरी दुनिया थे। हमारे बीच एक ऐसा दिमागी और रूहानी ताल्लुक था कि बिना बोले ही वो मेरी हर बात समझ जाता था। उसे बखूबी पता था कि जब मेरा मूड खराब हो तो मुझे कैसे हंसाना है। मुझे आज भी याद है, जब हम महज 6 साल के थे तब हमारे खानदान के बड़े बुजुर्ग अक्सर मजाक में कहते थे, देखना, बड़े होकर ये दोनों जीवन साथी, मेट्स ही बनेंगे। उस वक्त हमारी प्रतिक्रिया सोचकर आज भी मुझे हंसी आ जाती है। हम दोनों बुरी तरह चिढ़ गए थे। कबीर तो गुस्से में लाल हो गया और मैं चिल्लाई थी, तारांकन छी, ये तो मेरा दोस्त है, भला ये मेरा हमसफर कैसे हो सकता है? हम इतने बेवकूफ़ थे कि हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। मेरी नन्ही सी सोच ये थी कि अगर हम साथ नहीं दिखेंगे तो लोग ऐसी बातें करना बंद कर देंगे। लेकिन मेरी वो कसम ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। अगले ही दिन मेरा मन छटपटाने लगा। मैंने मम्मी से जिद की कि मुझे कबीर के घर जाकर उसके साथ वीडियो गेम खेलना है। और जानते हैं मज़े की बात क्या थी? ठीक उसी वक्त कबीर ने भी अपनी माँ से यही कहा था कि उसे मेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा। आखिर में हमने हार मान ली और तय किया कि ये पुराने ख्यालात वाले बड़े लोग पागल हैं और हमें अपनी दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। वक्त के साथ हमारी दोस्ती और भी गहरी होती गई। स्कूल में कबीर हमेशा मेरे साथ रहता था। वो मेरे लिए किसी बॉडीगार्ड से कम नहीं था। अगर कोई लड़का मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखता तो कबीर की तेवर बदल जाते थे। वो अनजाने में ही सही, पर मुझे लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहने लगा था। हमारी ये दोस्ती प्यार में तब बदली जब हम 14 साल के थे। मुझे याद है, हमारे ही ग्रुप के एक लड़के आर्यन ने मुझे डेट पर जाने के लिए पूछा था। सच कहूं तो आर्यन बुरा लड़का नहीं था, वो काफ़ी हैंडसम था। लेकिन जब कबीर को ये पता चला तो वो आग बबूला हो गया। उसने मुझसे काफ़ी बदतमीजी से बात की और कहा, तारांकन, आर्यन जैसा लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। तुम इतनी गिर गई हो कि उसके साथ बाहर जाओगी? उस रात हमारी जमकर लड़ाई हुई। मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा था, और तारांकन, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। कबीर, तुम होते कौन हो ये तय करने वाले कि कौन मेरे लायक है और कौन नहीं? कबीर की आंखें गुस्से से चमक रही थीं। वो चिल्लाया कि कोई भी तुम्हें उतनी खुशी नहीं दे सकता जितनी तुम डिजर्व करती हो। मैंने रोते हुए उससे पूछा, तारांकन, तो फिर कौन है वो जो मेरे लायक है? बोलो कबीर। मैं वहां से भागने लगी। मेरा दिल टूटा हुआ था क्योंकि कबीर ने मुझ पर चिल्लाया था। लेकिन वो मेरे पीछे भागा, मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी धड़कनें तेज थीं। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, सिर्फ मैं, तुम्हारे लायक सिर्फ मैं हूं। और फिर उसने मुझे चूम लिया। उस पल मेरे दिल में जैसे हजारों पटाखे एक साथ फूट पड़े हों। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, वही लड़का जिसके साथ मैं बड़ी हुई, मुझे अपना बनाना चाहता था। वो एहसास जन्नत जैसा था। पिछले 3 सालों में हमारा रिश्ता और भी मजबूत हुआ है। अब बस कुछ ही घंटों की दूरी है जब हमारी किस्मत पर चंद्र देवी की मुहर लग जाएगी। कबीर हमेशा मुझसे कहता है, तारांकन, काव्या, हमारा रिश्ता तो बचपन की नींव पर टिका है। जब हम मेट्स बनेंगे तो हमारी जोड़ी को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ पाएगी। हम अमर हो जाएंगे। कल का दिन मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगा। कल मैं कबीर को पहली बार एक ताकतवर अल्फा भेड़िए के रूप में देखूंगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं उस पल के लिए बेताब हूं जब वो अपनी जादुई इंद्रियों से मुझे पहचानेगा और पूरी दुनिया के सामने कहेगा, ये मेरी मेट है। इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई मैं धीरे धीरे नींद की आगोश में समा गई। मेरे मन में बस एक ही तस्वीर थी, कबीर का वो आने वाला रूप, उसका एहसास और हमारा एक साथ बिताया जाने वाला आने वाला कल। अध्याय 3, एक बेचैन सुबह और रहस्यमयी खामोशी। नींद में ही मैं हल्का सा उछल पड़ी। नीचे से आ रहे शोर ने मेरी गहरी नींद में खलल डाल दिया था। मैंने अपना सिर तकिए की नरमी में और धंसा लिया। शरीर बुरी तरह थक रहा था, लेकिन नीचे से आती खटपट कम नहीं हो रही थी। शायद मम्मी पापा किचन में थे। जब मैंने अपनी एक आंख खोली तो देखा कि खिड़की के पर्दों के कोनों से सूरज की सुनहरी किरणें मेरे कमरे में झांक रही थीं। मैंने नींद में ही अपना हाथ बगल की मेज की तरफ बढ़ाया। आह!
मेज़ के नुकीले कोने से मेरी कलाई टकरा गई और मेरे मुंह से हल्की सी गाली निकल गई। ये अब मेरा रोज का नियम बन गया था, उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करना। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, कबीर का गुड मॉर्निंग जान वाला मैसेज मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसे पढ़कर मेरे चेहरे पर मुस्कान तो आई, पर जैसे ही मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी, मेरे होश उड़ गए। सुबह के 9:45 बज रहे थे। धत्त तेरे की, मैं इतना लेट कैसे सो सकती हूँ? मैंने खुद को कोसा। मेरा प्लान तो ये था कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी और कबीर के घर जाके उसके साथ बर्थडे ब्रेकफास्ट करूंगी, पर अब वो सब धरा का धरा रह गया था। जब तक मैं तैयार होकर वहां पहुंचती, कबीर नाश्ता खत्म कर चुका होता और शायद उसके घर पर मेहमानों का तांता लग गया होता, या फिर शायद विक्रम अंकल उसे कबीले के काम से पैक हाउस ले गए होते। पागल हूं मैंने बुदबुदाते हुए खुद को कोसा। मैं फुर्ती से बिस्तर से उतरी। आज कबीर का दिन था और मैं एक पल भी और बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैंने अलमारी से तौलिया निकाला और बाथरूम की तरफ भागी। शावर लेने के बाद मैंने अपने लंबे सुनहरे और लहरदार बालों को सुखाया और उन्हें खुला छोड़ दिया। कबीर को मेरे खुले बाल बहुत पसंद थे। आईने के सामने बैठकर हल्का सा मेकअप किया, अपनी पसंदीदा काली फिटिंग वाली जीन्स और सफ़ेद क्रॉप टॉप पहना। पैरों में अपने लकी बूट्स डाले और दरवाजे के पीछे लगे लंबे आईने में खुद को निहारा। ठीक है, मैं अच्छी लग रही हूं, मैंने खुद से कहा। मुझे पता था कि कबीर को मेरा ये अंदाज बहुत पसंद आएगा। अपना फ़ोन और बैग उठाकर मैं कमरे से लगभग भागते हुए बाहर निकली। मैं जल्द से जल्द अपने कबीर के पास पहुंचना चाहती थी। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी तो देखा कि मम्मी और पापा किचन के काउंटर पर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। हफ्ते के इस दिन और इस वक्त उनका घर पर होना थोड़ा अजीब था। पापा तो बीटा हैं, उन्हें तो इस वक्त कबीले के दफ्तर में होना चाहिए था, और मम्मी भी अक्सर सुमित्रा आंटी के साथ कबीले की तैयारियों में व्यस्त रहती थीं। जैसे ही मैं उनके पास से गुजरी, मुझे महसूस हुआ कि वे दोनों मुझे ही देख रहे थे। किचन का माहौल इतना भारी था कि जैसे हवा को चाकू से काटा जा सकता हो। क्या इन दोनों का झगड़ा हुआ है? मैंने सोचा, पर यह नामुमकिन था क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो हर वक्त हंसते खिलाते रहते थे। कभी कभी तो उनकी ज्यादा ही रोमांस वाली बातें देखकर मुझे शर्म आ जाती थी। लेकिन आज वहां एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने उस भारी माहौल को नज़रअंदाज करने का फैसला किया और सीधे कबीर का तोहफा उठाने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, पापा खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग बेटा, हमारे साथ नाश्ता करोगी? उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा। नहीं पापा, बहुत देर हो गई है, मुझे कबीर से मिलना है, मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा। तभी मैंने देखा कि पापा ने मम्मी की तरफ एक बहुत ही अजीब और गहरा इशारा किया। वो नज़र ऐसी थी जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। कुछ तो गड़बड़ है, मेरे मन ने चेतावनी दी, पर मुझे रुकने का मन नहीं था। मम्मी ने बात संभालते हुए कहा, अरे रुक जा लाडो, कबीर कहीं भागा नहीं जा रहा, थोड़ा कुछ खा ले। इस बार मम्मी ने पापा की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, पर मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मुझे उस वक्त कबीर के पास होना था जब वो दूसरी बार अपने भेड़िए के रूप में बदलेगा। पहली बार तो वो आधी रात को अपने परिवार के साथ बदल चुका होगा, लेकिन उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं दूसरी बार के रूपांतरण शिफ्ट के समय वहां मौजूद रहूंगी। वो बेताब था कि मैं उसके वुल्फ से मिलूं। नहीं मम्मी, मुझे जाना होगा, मैंने कहा और तोहफा उठाकर दरवाजे से बाहर निकल गई। हमारा घर और कबीर का घर बिल्कुल बगल बगल में थे। मैंने हमेशा की तरह गेट खोलने के बजाय छोटी सी बाड़ के ऊपर से छलांग लगाई और उनके बड़े से बगीचे को पार करते हुए घर की तरफ बढ़ी। मैंने खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश की, पर सब शांत था। मैंने उनके मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। शायद कबीर भी मेरी तरह सोता रह गया हो। बाहर सूरज की तपिश अब बढ़ने लगी थी। कोई जवाब न मिलने पर मैंने अपनी जीन्स की पिछली जेब से फ़ोन निकाला और कबीर का नंबर मिलाया। फ़ोन बजता रहा, पर उसने नहीं उठाया। ये बहुत अजीब था। कबीर मेरा फ़ोन कभी मिस नहीं करता था। शायद वो व्यस्त होगा, आखिर वो आज से होने वाला अल्फा जो है, मैंने खुद को समझाया। घड़ी में अब 10:30 बज रहे थे। अगर वो घर पर नहीं है तो पक्का पैक हाउस में होगा। विक्रम अंकल अनुशासन के बहुत पक्के थे और शायद वे कबीर को आज के खास दिन की रस्मों के लिए वहां ले गए होंगे। मैंने अपनी धड़कनों को काबू में किया और पैक हाउस की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, पर मेरे मन में एक अनजाना सा डर घर कर रहा था। क्या कबीर ठीक है? क्या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा था? अध्याय 4, टूटता भ्रम और कड़वा सच। विक्रम अंकल का अनुशासन कबीर पर भी लागू होता था। भले ही आज उसका जन्मदिन था,
पर मुझे यकीन था कि वे उसे सुबह सुबह कबीले के पैक हाउस ले गए होंगे ताकि वो अपने लोगों के साथ वक्त बिता सके। कबीर की माँ सुमित्रा आंटी और उसकी बहनें भी शायद वहीं होंगी। पैक हाउस हमारे घर से थोड़ा दूर था, इसलिए मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई। अब मैं चल नहीं रही थी, बल्कि लगभग दौड़ रही थी। सूरज अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, पेड़ों पर नई कलियां खिल रही थीं, लेकिन मेरा पूरा ध्यान सिर्फ कबीर पर था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं आज के इतने खास दिन पर लेट हो गई। जल्द ही वो विशाल पैक हाउस मेरी नज़रों के सामने था। ये किसी आलीशान होटल जैसा दिखता है। यहाँ कबीले के कुंवारे भेड़िए रहते हैं। ऊपर की मंजिल बुजुर्गों और ख़ास ओहदेदारों के लिए है। कबीर ने हमेशा कहा था कि 18 का होते ही वो अल्फ़ा स्वीट में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है जहाँ पूरा कबीला हफ्ते में कई बार साथ मिलकर खाना खाता है। विक्रम अंकल का मानना है कि साथ खाने से कबीले की एकता और ताकत बनी रहती है। पैक हाउस के अंदर एक लाइब्रेरी, गेमिंग जोन और ख़ास दफ्तर भी हैं, एक अल्फ़ा के लिए, एक मेरे पापा बीटा के लिए और एक गामा तीसरे सेनापति के लिए। आमतौर पर पैक हाउस में दाखिल होते ही घर जैसा एहसास होता है। रसोई से ताज़ा खाने और केक की खुशबू आती रहती है, चारों तरफ ठहाके गूंजते हैं। लेकिन जैसे ही मैं मुख्य दरवाजे के पास पहुंची, मेरी धड़कनें बेकाबू होने लगीं। ये सिर्फ दौड़ने की थकान नहीं थी, बल्कि वो घबराहट थी जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले महसूस होती है। दरवाजे पर मुझे वरुण मिला, जो हमारे कबीले का एक रक्षक वॉरियर है। वो शायद गश्त पर जा रहा था। अमूमन वो मुझे देखकर एक बड़ी सी मुस्कान देता था, लेकिन आज उसने अपनी नज़रें चुरा लीं। वो हकलाते हुए बोला, अरे काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पागल कहीं का। मैंने मन ही मन सोचा, उसे पता है कि आज कबीर का जन्मदिन है, फिर भी ऐसा बेतुका सवाल। आज सबको क्या हो गया है? सब इतने अजीब क्यों पेश आ रहे हैं? मैंने अपनी चिड़चिड़ाहट दबाई और कहा, नमस्ते वरुण, बस कबीर से मिलने आई हूँ। वरुण ने अजीब तरह से अपनी आंखें घुमाईं, कंधे उचकाए और बिना कुछ कहे तेजी से मेरे पास से निकल गया। भाड़ में जाए सब, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, मैंने खुद से कहा। मुझे बस कबीर को देखना था, उसे गले लगाकर जन्मदिन की बधाई देनी थी और उसका वो तोहफा उसे सौंपना था जिसे मैंने हफ्तों की मेहनत के बाद चुना था। जैसे ही मैं भारी लकड़ी के दरवाजों को धकेलकर अंदर गई, मैंने देखा कि पैक हाउस में आज ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ थी। सब कबीर के जन्मदिन के जश्न की तैयारी में जुटे थे। मैं गलियारे से गुजरी तो महसूस किया कि लोग मुझे देख रहे हैं, पर उनकी नज़रों में वो पुरानी गर्मजोशी नहीं थी। लोग मुझे देखकर कतरा रहे थे, कुछ ने तो रास्ता ही बदल लिया। मेरे पेट में एक अजीब सी मरोड़ उठी, कुछ तो बहुत गलत था। मैं सीधे मेन लाउंज की तरफ बढ़ी। मुझे पता था कि कबीर अपनी पसंदीदा काली रिक्लाइनर कुर्सी पर ही मिलेगा। वो कुर्सी उसे बहुत पसंद थी क्योंकि वहां से टीवी और गेमिंग स्टेशन एकदम सामने थे। मैं अक्सर उसे पक्का बच्चा कहकर चिढ़ाती थी। जैसे ही मैंने उस बड़े से कमरे में कदम रखा, वहां हो रहा शोर शराबा अचानक एक खौफनाक सन्नाटे में बदल गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगे। दहशत की एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरी। मेरी आंखें पागलों की तरह कबीर को ढूंढने लगीं, और जैसा मैंने सोचा था वो वहीं था, अपनी उसी पसंदीदा कुर्सी पर। लेकिन वो अकेला नहीं था। मेरी दुनिया जैसे एक पल में ठहर गई। कबीर की गोद में अनाया बैठी थी, जो हमारे गामा तीसरे सेनापति की बेटी थी। कबीर की आंखें गहराई से अनाया की आंखों में डूबी हुई थीं। अनाया धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कबीर के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेर रही थीं। उसके लंबे काले बाल कबीर के हाथों में थे और कबीर बड़े प्यार से उनमें हाथ फेर रहा था। ये क्या हो रहा है? मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। अनाया मेरे कबीर को इस तरह क्यों छू रही थी, और कबीर उसे रोकने के बजाय उसे इतने करीब क्यों आने दे रहा था? कबीर को तो ये एहसास तक नहीं हुआ कि मैं कमरे में आ गई हूं। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरा मेट है, सबने यही तो कहा था। मेरा मेट? क्या वो वाकई मेरा मेट है, या मैं पिछले कई सालों से एक खूबसूरत झूठ को सच मानकर जी रही थी? मेरा दिल जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। अगले अध्याय में क्या कबीर काव्या को छोड़ देगा? क्या अनाया ही उसकी असली मेट है? काव्या का अगला कदम क्या होगा? अध्याय 5, कबीर माइनस किस्मत का क्रूर मजाक। मैं जन्नत में था। कम से कम उस पल तो मुझे यही लग रहा था। सुबह से मैं न जाने कितनी बार अपने सामने बैठी उस खूबसूरत लड़की को चूम चुका था। हर बार जब हमारा स्पर्श होता, मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती। वो एहसास इतना जादुई था कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता।
मैंने प्यार से उसके काले घुंघराले बालों में अपनी उंगलियां फंसाईं और जैसे ही उसने मेरे चेहरे को छुआ, झनझनाहट मेरे रोम रोम में भर गई। तभी एक जानी पहचानी आवाज ने मेरे ख्यालों के धागे तोड़ दिए। क कबीर। वह आवाज काव्या की थी। वो लड़खड़ा रही थी। सत्यानाश! मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया कि अब क्या बोलूं। यह स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, इसका मुझे अंदाजा था। मैंने सोचा था कि काव्या के यहां पहुंचने से पहले मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। मुझे नहीं पता था कि वो हमें इस तरह देख लेगी। रुको, उसके मम्मी पापा को तो उसे रोकना था ना। मैंने गुस्से में सोचा, उन्होंने उसे घर पर क्यों नहीं रोका। फिर मैंने काव्या के चेहरे पर वो सदमा देखा। हे भगवान, मैं तो पूरी तरह फंस गया हूं। काव्या, मैं सब समझा सकता हूं, मैंने घबराते हुए कहा और अनाया को धीरे से अपनी गोद से उतारकर काव्या की तरफ कदम बढ़ाए। अनाया ने मुझे बड़ी उदासी भरी नजरों से देखा। अभी नहीं अनाया, प्लीज, मैंने मन ही मन कहा और उसे सिर हिलाकर इशारा किया कि मुझे ये करना ही होगा। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम उसमें इतनी शराफत होगी कि वो समझ सके कि काव्या पर इस वक्त क्या गुजर रही है। काव्या ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक नहीं थी, वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। क्या उसे समझ आ गया है कि आज सुबह क्या हुआ? मैंने खुद से पूछा, किस्मत इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, शायद हमेशा से किया है। मुझे पूरा यकीन था कि वही मेरी मेट होगी। मेरा मन रोने को कर रहा था। मुझे जाना होगा, काव्या ने सिसकते हुए कहा और उस खाली कमरे से बाहर भागने लगी। जो लोग वहां मौजूद थे वे पहले ही माहौल की गंभीरता को भांपकर खिसक चुके थे। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता था। तुझे उससे बात करनी ही होगी कबीर। मैंने खुद को झकझोरा और फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं उसे पास ही के एक केबिन में ले गया जो इत्तेफाक से उसके पापा का ही दफ्तर था। कम से कम यहां कोई नहीं होगा। उसके पापा तो घर पर थे और शायद मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे कि काव्या यहां समय से पहले न पहुंचे, पर उनकी मदद धरी की धरी रह गई। शायद मैं ही अनाया के साथ कुछ ज्यादा ही खो गया था। मैंने महसूस किया कि काव्या मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। उसे तो हमेशा मेरा हाथ थामना पसंद था। वो कहती थी कि इससे उसे सुरक्षित महसूस होता है। काव्या, मेरी बात तो सुनो, मैंने उसे दफ्तर के सोफे पर बिठाते हुए कहा। यह कमरा मेरे पापा के दफ्तर की कार्बन कॉपी जैसा ही था। क्या सुनूं कबीर? मैं ये सब नहीं देख सकती। वह फूट फूट कर रो पड़ी। मैं तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसे बाहों में भर लिया। मेरी अपनी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। ये मेरी लड़की है, वो जिसे मैंने अपनी अर्धांगिनी माना था, जिसे मैंने अपने दिल के सारे राज बताए थे। पूरा कबीला कहता था कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, फिर हम सब इतने गलत कैसे हो सकते हैं? मेरे अंदर एक चीख दबी हुई थी। ये सब कैसे हो गया? ऐसा लगता था जैसे नियति ने कोई और ही खेल रचा है। अब हमारे बीच वो पहले जैसी बात कभी नहीं रह पाएगी। कभी नहीं। मैं भी ये सब नहीं सह पा रहा हूं। मैंने एक ठंडी आह भरी। हम कुछ मिनटों तक एक दूसरे को पकड़कर रोते रहे, लेकिन मुझे खुद को संभालना था। मुझे उसके लिए, हमारे लिए, इस सच का सामना करना ही था। हम इस तरह भाग नहीं सकते थे। मेरी मेट वो नहीं जिसकी मुझे उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो जो मेरे नसीब में लिखी थी। अनाया बाहर लाउंज में मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने काव्या की तरफ देखा। उसकी खूबसूरत नीली आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थीं। उसका चेहरा दुख और सदमे से पीला पड़ गया था। मुझे खुद से नफरत हो रही थी। मुझे अपनी किस्मत से नफरत थी। मेरा दिल अब भी काव्या को ही चाहता था। अनाया के साथ जो रूहानी खिंचाव, मोटे बॉन्ड मुझे 1 घंटे पहले महसूस हुआ, वैसा काव्या के साथ नहीं था, लेकिन काव्या के साथ मेरा रिश्ता उससे कहीं गहरा था। सालों का प्यार, बचपन की यादें, हम इसे कैसे फेंक सकते थे? काव्या ने अपनी नम आंखों से मेरी ग्रे आंखों में झांका। उसकी एक नज़र ही मुझे सहरन देने के लिए काफ़ी थी, पर आज वहां मुस्कान नहीं, सिर्फ दर्द था। वही है ना? उसने सिसकते हुए पूछा। वही तुम्हारी मेट है ना? मैंने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। ये सुनते ही वो दोबारा बुरी तरह रोने लगी। मैंने उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। ये किसी यातना से कम नहीं था। मेरा दिल 2 हिस्सों में चीरा जा रहा था। अध्याय 6, काव्या माइनस टूटते सपनों की राख। मैं वहां रुकना नहीं चाहती थी, पर कबीर को शायद अपनी सफाई देनी थी। वो मेरा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं हार मानकर बैठ गई।
मैंने उसे बोलने दिया ताकि वो अपने मन का बोझ हल्का कर सके। मैं अपने कबीर को जानती हूँ, हालांकि अब वो मेरा कबीर नहीं रहा। बाहर उसकी असली मेट उसका इंतजार कर रही थी, पर फिर भी मैं उसकी आंखों में वही छटपटाहट देख पा रही थी जो मेरे दिल में थी। उसे भी इस सच को स्वीकार करने में उतनी ही तकलीफ हो रही थी जितनी मुझे। किस्मत ने हमारे साथ इतना भद्दा मजाक कैसे किया। मैंने बरसों तक इस लड़के से प्यार किया है, उसे अपने दिल का हर राज बताया, उसके साथ बड़ी हुई, उसके साथ अपनी जिंदगी का पहला किस शेयर किया, और अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया और मैंने चंद्र देवी का शुक्रिया अदा किया। शुक्र है कि हमने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। हम हमेशा ये सोचते थे कि जब तक हमें हमारे भेड़िए नहीं मिल जाते और हम आधिकारिक रूप से मेट्स नहीं बन जाते, हम अपने रिश्ते को अगले स्तर पर नहीं ले जाएंगे। आज समझ आया कि वो फैसला कितना सही था। किसी ऐसे के साथ शारीरिक संबंध बनाना जो आपका मेट न हो, हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता। मैंने हमेशा अपना पहला अनुभव अपने मेट के साथ, यानी कबीर के साथ सोचा था, पर मैं कितनी गलत थी। मेरी आंखों से फिर आंसू बह निकले। हम सब कितने गलत थे। मुझे माफ कर दो काव्या, कबीर ने टूटी आवाज में कहा। मुझे लगा था कि तुम ही मेरी सब कुछ हो। मैं आज सुबह तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर पापा मुझे जबरदस्ती पैक हाउस ले आए। मैं बस लाउंज में बैठा ही था। उसने समझाना शुरू किया, तभी अनाया अपने पापा के साथ वहां आई। जैसे ही उसने कदम रखा, मेरे अंदर का भेड़िया चिल्लाने लगा, मेट मेट। काव्या, मुझे लगा शायद तुम आ गई हो। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। कबीर की सांसें तेज हो रही थीं, वो उस मंजर को याद कर खुद भी टूट रहा था। काव्या, मेरी आंखें पूरे कमरे में सिर्फ तुम्हें तलाश रही थीं। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें बाहों में भर लूं और पूरी दुनिया के सामने चिल्लाकर कहूं कि तुम मेरी हो, पर तुम वहां नहीं थी। मैं घबराहट में मर रहा था। उसकी आवाज में वो खौफ साफ झलक रहा था। वहां सिर्फ अनाया थी। उसे कुछ पता नहीं था, वो बस मुझे जन्मदिन की बधाई देने आई और जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वही जादुई एहसास जिसके बारे में हम सुना करते थे। मेरा भेड़िया उसे पुकार रहा था, पर मेरा दिल वहीं टूटकर बिखर गया काव्या, क्योंकि वो तुम नहीं थी। हम दोनों के चेहरों पर आंसू बह रहे थे। कबीर, बस करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैंने एक गहरी आह भरी। मेरा पूरा भविष्य मेरी आंखों के सामने राख हो गया था। मेरा होने वाला हमसफर मेरा नहीं था। क्या हमारी सालों की मोहब्बत सिर्फ एक दोस्ती थी? क्या हमने कुदरत के इशारों को समझने में इतनी बड़ी भूल कर दी? अब मुझे उसे किसी और के साथ देखने की आदत डालनी होगी। काव्या, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। कबीर ने आगे बढ़कर मेरा चेहरा थामना चाहा। वो उसी अंदाज में मेरी तरफ झुका जैसे वो हमेशा मुझे चूमने से पहले झुकता था। रुको, मैं चिल्लाई और पीछे हट गई। अब हम ये नहीं कर सकते। तुम्हारी मेट मिल चुकी है। तुम अभी कुछ देर पहले अनाया को चूम रहे थे। कबीर जान, मुझे माफ कर दो, कबीर सिसकने लगा। उसने हताशा में अपने भूरे बालों में हाथ फेरा। मैं क्या करूं? मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मैं इसे एक पल में खत्म नहीं कर सकता। पर अब मुझे अनाया भी चाहिए। मेरा भेड़िया उसे मांग रहा है। वो खींच माटे बॉन्ड इतनी जबरदस्त है कि मैं उसे समझा नहीं सकता। तुम अभी ये नहीं समझोगी। मुझे जान कहना बंद करो। मैंने खुद को मजबूत दिखाते हुए उसे बीच में ही टोक दिया। अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती कबीर। मैं जानती हूं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। किस्मत ने हमारे साथ खेल खेला है, पर अब हमें रुकना होगा। तुम्हें अपनी मेट पर ध्यान देना चाहिए। पूरा कबीला तुम पर टिका है। तुम्हारे मम्मी पापा को उम्मीद है कि तुम और अनाया अगले अल्फा और लूनो बनोगे। ये कहना मेरे कलेजे को चीरने जैसा था, पर मुझे कहना पड़ा। यह दर्द असहनीय था। मुझे नहीं पता मेट बॉन्ड कैसा होता है, और सच कहूं तो मैं किसी और मेट के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मेरा दिल तो हमेशा से कबीर का था और आज भी है। कबीर ने फिर से मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने उसके दिल की धड़कन सुनी। वो भी मेरी तरह ही तड़प रहा था। उसके पास तो उसका मेट है जो उसका दर्द बांट लेगा, पर मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई हूं। मेरे दिमाग ने मुझे कचोटा। कबीर ने मेरी ठुड्डी पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर किया और उसके लब मेरे लबों से जा मिले। वह किस जिसे पाने के लिए मैं कल रात से बेताब थी, आज कड़वाहट और उदासी से भरा था। हमारे आंसुओं का खारापन हमारे होठों पर मिल रहा था। वो प्यार, हताशा और विदाई का एक मिला जुला एहसास था। हमें ये नहीं करना चाहिए। उसका मेट है, मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, पर यह मेरा कबीर था। तभी धम धम धम
दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और हम झटके से एक दूसरे से अलग हो गए। कबीर! बाहर से विक्रम अंकल की कड़क आवाज आई। कबीर ने अपराधी भाव से मेरी ओर देखा। काव्या, मुझे माफ करना, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे अब और कुछ नहीं सुनना था। मैंने अपना बैग उठाया, अपने कपड़े ठीक किए, चेहरे से आंसू पोंछे और दफ्तर से बाहर निकल गई। दरवाजे पर खड़े विक्रम अंकल को मैंने बस एक छोटा सा सर हिलाकर अभिवादन किया, नमस्ते अंकल, और वहां से बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से भाग निकली। क्या काव्या इस शहर को छोड़ देगी? क्या कबीर अपनी मेट अनाया को अपना पाएगा? जानने के लिए बने रहें। अध्याय 7। काव्या माइनस मौत की दहलीज और एक अनजान साया। जब मेरी आंख खुली तो ठंडी हवा के झोंके ने मुझे कंपा दिया। दोपहर का सूरज बादलों के पीछे छिप गया था और मार्च की इस हल्की ठंड में मैं सिर्फ एक पतली सी जीन्स और क्रॉप टॉप में थी। मैंने तो सोचा था कि आज का पूरा दिन कबीर के साथ घर की गर्माहट में बीतेगा, पर किस्मत ने मुझे इस ऊंचे झरने के किनारे लाकर खड़ा कर दिया था। मेरा सिर फटा जा रहा था। मैं अब कबीर के बारे में और नहीं सोचना चाहती थी। मैं बस सूनी आंखों से आसमान में उड़ते परिंदों को देख रही थी जो शायद अपनी ही दुनिया में खुश थे। तभी बगल में रखे मेरे फोन ने कंपन किया। मेरी सहेली ईशा का फोन था। मैं उसे बहुत प्यार करती हूं, पर इस वक्त मैं किसी से भी बात करने की हालत में नहीं थी। मैंने फोन काट दिया। तभी मेरी नज़र स्क्रीन पर पड़ी। मम्मी, पापा, ईशा और राजमाता सुमित्रा के लगभग 20 मिस्ड कॉल थे। मैंने सुमित्रा आंटी, कबीर की मां का मैसेज खोला। मेरी प्यारी काव्या, मुझे माफ कर देना बेटा, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये सब इस तरह पता चले। हमें सच में लगा था कि तुम ही हमारे घर की बहू बनोगी। शायद हम सबकी ही गलती है कि हमने बचपन से ये बात तुम दोनों के दिमाग में बिठा दी। क्या हम बात कर सकते हैं, तुम्हारी आंटी? मैसेज पढ़ते ही मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैंने बाकी मैसेज नहीं खोले क्योंकि मुझे पता था कि उनमें भी वही हमदर्दी होगी और इस वक्त मुझे किसी के कंधों की जरूरत नहीं थी। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी, मेरा भरोसा टूट चुका था, सब कुछ बदल गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मैं वहीं बैठकर सिसकियां भर रही थीं। तभी फोन पर एक और मैसेज चमका। न चाहते हुए भी मेरी नज़र उस पर पड़ गई। ये मैसेज अनाया का था। सुनो काव्या, देखो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मैं जानती हूं ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर मुझे ये कहना होगा क्योंकि मुझे भी तकलीफ हो रही है। जब कबीर दफ्तर से बाहर निकला तो मैंने उसके चेहरे पर तुम्हारी लिपस्टिक के निशान देखे। मुझे पता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, पर अब वो मेरा मेट है। नियति को कोई नहीं बदल सकता काव्या। मैं नहीं चाहती कि तुम अब उसके करीब आने की कोशिश करो या उसके साथ अकेले वक्त बिताओ। उम्मीद है तुम समझोगी। मैसेज पढ़कर मेरा दम घुटने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से सारी हवा खींच ली हो। मैंने खुद को उस पर नहीं थोपा था। क्या वो अब दुनिया को यही बताएगी? क्या उसे वाकई लगता है कि हमारा बरसों पुराना रिश्ता सिर्फ इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि वो उसकी मेट बन गई है? मैं ये सब और नहीं सह सकती। मेरा दम घुट रहा है। मैं जानती हूं कि वे अब साथ हैं, पर क्या वो चाहती है कि मैं और कबीर एक दूसरे को पहचानना भी बंद कर दें? उस पल दर्द और गुस्से में मैंने एक खौफनाक फैसला ले लिया। मैं इस झरने से कूद जाऊंगी। अगर किस्मत को यही मंजूर है तो खत्म हो जाए ये तड़प। मैं उनके रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहती। वे दोनों खुश रहें, बिना मेरे। मैं कांपते हुए उठी और झरने के बिल्कुल किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। ऊंचाई से मुझे हमेशा से डर लगता था। नीचे गिरता हुआ पानी और गहरी खाई किसी डरावने सपने जैसी थी। जैसे ही मैं कूदने के लिए तैयार हुई, मुझे अपने हाथ पर किसी चीज का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने नीचे देखा, वहां एक विशाल गहरे स्लेटी डार्क ग्रे रंग का भेड़िया खड़ा था। उसकी खाल घनी और काली परछाइयों जैसी थी। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल गहरा काला था, जो सीधे मेरी आंखों में झांक रही थीं। आमतौर पर इतने बड़े भेड़िए को देखकर कोई भी डर जाता, पर मुझे डर नहीं लगा। हालांकि मैं चाहती थी कि वो चला जाए ताकि मैं अपना काम तमाम कर सकूं। जाओ यहां से। मैंने उसे धकेलने की कोशिश की। वो मुझे बार बार अपनी नाक से पीछे की तरफ धकेल रहा था। मुझे लगा शायद ये कोई बंजारा भेड़िया रोग है जिनका कोई कबीला नहीं होता और जो खतरनाक होते हैं। पर न तो ये वैसा दिख रहा था और न ही इसमें से वैसी गंध आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी जान पहचान थी, जैसे मैं उसे पहले से जानती हूं। पर मैं उसे नहीं जानती थी, कम से कम होश में तो नहीं। वो भेड़िया मेरे सामने खड़ा हो गया और अपनी नाक से मुझे किनारे से पीछे की तरफ धकेलने लगा। क्या उसे पता चल गया था कि मैं क्या करने जा रही हूं? मैंने सोचा कि शायद इसे यकीन दिलाना होगा कि मैं ठीक हूं, तभी ये यहां से जाएगा। मैं अपने घुटनों के बल बैठी और उसके घने बालों में हाथ फेरते हुए उसकी काली आंखों में झांका।
मैं ठीक हूं, मुझे बस थोड़ा अकेला छोड़ दो, मैंने उससे धीरे से कहा। वो भेड़िया एक आखिरी बार मुझे देखकर पेड़ों की ओट में गायब हो गया। मैंने राहत की सांस ली और दोबारा झरने के किनारे की तरफ बढ़ी। मौत बस एक कदम दूर थी। काव्या, नहीं! पीछे से एक चीख गूंजी। मैं झटके से पलटी। मुझे देखने की जरूरत नहीं थी, मैं उस आवाज को हजारों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। वह कबीर था। अध्याय 8, कबीर -1 भयानक भूल। मैं लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय से जंगलों में भाग रहा था। मुझे खुद पर, अपनी किस्मत पर और इस स्थिति पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे निकालने के लिए भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। रास्ते में मैंने एक छोटे शिकार पर अपना हाथ भी साफ किया ताकि भेड़िए की आक्रामकता थोड़ी कम हो सके। मैंने सोचा था कि झरने के पास जाकर दोपहर की धूप में थोड़ा सुस्ताऊंगा और खुद को शांत करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं झरने के पास पहुंचा, मेरी रूह कांप गई। ऊपर चोटी पर एक साया खड़ा था। पहली नज़र में मुझे समझ नहीं आया कि वो कौन है, बस इतना दिखा कि वो शख्स वहां से नीचे कूदने की तैयारी में है। मुझे तुरंत वहां पहुंचकर उसे रोकना था। जब मैं करीब पहुंचा तो मेरा दिल नीचे धंस गया। वो कोई और नहीं, मेरी काव्या थी। क्या हमारे इस हालात ने उसे इस हद तक तोड़ दिया था? मेरे पास इंसान बनने का वक्त नहीं था और न ही मैं बिना कपड़ों के अचानक उसके सामने आकर उसे डराना चाहता था। रूपांतरण के समय कपड़े फट जाते हैं, इसलिए मैं अपने भेड़िए वाले रूप में ही उसके पास गया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। शायद झरने के शोर में उसे मेरे कदमों की आहट सुनाई नहीं दी। मैंने अपनी नाक से उसे धीरे से छुआ। वो चौंक गई। उसने मुझे आज से पहले इस रूप में कभी नहीं देखा था। हालांकि हम दोनों ने वादा किया था कि आज वो मेरा पहला रूपांतरण देखेगी। वह मेरे इस विशालकाय रूप से डरी नहीं। जब उसने मुझसे कहा कि उसे अकेला छोड़ना है, तो मुझे लगा कि शायद उसने अपना इरादा बदल लिया है। इसलिए मैं थोड़ा पीछे हट गया और पेड़ों के पीछे जाकर दोबारा इंसान के रूप में वापस आया। हड्डियों का चटक कर वापस अपनी जगह पर आना अब भी बहुत दर्दनाक था। जैसे ही मैंने पेड़ के पीछे से दोबारा झांका, मेरी चीख निकल गई। काव्या फिर से झरने के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। काव्या, नहीं! मैं जोर से चिल्लाया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं बिना कपड़ों के ही उसकी तरफ भागा। हालांकि जंगलों में गश्त करने वाले दल के लिए हम जगह जगह शॉर्ट्स कपड़े छुपाकर रखते हैं, पर इस वक्त मेरी प्राथमिकता मेरी जान, मेरी काव्या थी, मेरी शर्म नहीं। काव्या, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं जानता हूं तुम्हें तकलीफ हो रही है, पर रुक जाओ। मैंने अपनी लाज बचाने के लिए हाथों का सहारा लिया और उसके करीब पहुंचा। वो मुझे इस हालत में देखकर चौंक गई, पर किनारे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। काव्या, प्लीज, अगर किस्मत ने हमें साथ नहीं रखा तो इसके पीछे भी कोई वजह होगी। अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो, वे जीते जी मर जाएंगे। मैंने चिल्लाकर उसे समझाने की कोशिश की। अचानक उसके पैर कांपे और वो अपने घुटनों के बल वहीं बैठ गई। मेरा मन किया कि मैं दौड़कर उसे सीने से लगा लूं, पर कपड़ों की कमी की वजह से मैं मजबूर था। काव्या, मुझे माफ कर दो। मैं सच में चाहता था कि तुम मेरी मेट बनो। मैं आज भी तुम्हें ही चाहता हूं। पर शायद चंद्रदेवी का तुम्हारे लिए कोई और बड़ा प्लान है, मैंने उसे सिसकते देख कहा। बस इतना जान लो कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। उसने अपनी नीली आंखें उठाईं। वे आंखें जो कभी नीलम जैसी चमकती थीं, आज रो रोकर खून जैसी लाल हो गई थीं। मुझे खुद से नफरत होने लगी कि मैं इस दर्द की वजह हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं कबीर, उसने सिसकते हुए कहा। देखो काव्या, मैं अभी जाकर कहीं से अपने लिए कपड़े ढूंढता हूं ताकि हम ढंग से बात कर सकें। पर तुम वादा करो कि तुम यहां से हिलोगी नहीं। मैं वापस आऊंगा, हम बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। जब मैं कपड़ों की तलाश में जंगल की तरफ भागा तो वो दूसरी तरफ देख रही थी। मुझे पास के ही एक पेड़ के तने में गश्त दल के रखे हुए कपड़े मिल गए। मैंने फुर्ती से पजामा पहना और वापस झरने की तरफ दौड़ा। मेरा दिल थोड़ा हल्का था। मुझे लगा कि कम से कम वो अब बात करने को तैयार है। हम हमेशा के लिए दोस्त तो रह ही सकते हैं, है ना? बचपन की वो दोस्ती, वो पहला किस, वो एक दूसरे का हाथ थामकर सो जाना। क्या यह सब अनाया के आने से खत्म हो जाएगा? हमारे बुजुर्गों ने भी भविष्यवाणी की थी कि हम साथ होंगे, फिर सब गलत कैसे हो गए? मैं तेज कदमों से वापस उसी चट्टान की तरफ पहुंचा। मैं चिल्लाकर कहना चाहता था, काव्या, मैं आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने पेड़ों के झुरमुट से बाहर कदम रखा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। चट्टान खाली थी। काव्या वहां नहीं थी। वो जा चुकी थी। क्या काव्या ने छलांग लगा दी, या कोई उसे ले गया? अगला अध्याय और भी रोमांचक होने वाला है। अध्याय 9, कबीर - गहराता सन्नाटा और कड़वी सच्चाई। सत्यानाश!
वह कहाँ चली गई? मैं पागलों की तरह झरने के किनारे की तरफ भागा। मुझे उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने नीचे गहरी खाई और झील के पानी में झांका, पर वहां काव्या का कोई नामो निशान नहीं था। मेरा कलेजा कांप उठा। मैंने तुरंत अपने पिता अल्फा विक्रम से दिमागी संपर्क माइंड लिंक किया। यह संपर्क हमारे कबीले के बीच एक अदृश्य वॉकी टॉकी की तरह होता है, जिससे हम बिना बोले एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। पापा, मैं काव्या के लिए बहुत डरा हुआ हूं। वो झरने के किनारे खड़ी थी और मुझे लगा वो कूदने वाली है। मैं कपड़े लेने गया और जब वापस आया तो वो गायब है। मुझे डर है कि कहीं उसने छलांग तो नहीं लगा दी। मैंने घबराहट में उन्हें संदेश भेजा। इस वक्त फोन पास न होने पर यह माइंड लिंक किसी वरदान जैसा था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ रहा था। मेरी काव्या ने खुद को झील में तो नहीं फेंक दिया, और ये सब उस चंद्रदेवी के एक फैसले की वजह से हो रहा था, जिसने मुझे ऐसी लड़की को मेट के रूप में दिया जिसे मैंने कभी उस नज़र से देखा ही नहीं था। बेटा, तुम शांत हो जाओ। झील में देखो, मैं अभी कुछ रक्षकों को वहां मदद के लिए भेजता हूं। मैं काव्या के माता पिता से भी बात करता हूं कि क्या वो घर पहुंची है। इंटू पापा ने वापस जवाब दिया। पापा सही कह रहे थे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस बर्फीली झील में छलांग लगा दी। मुझे परवाह नहीं थी कि मार्च की इस ठंड में पानी कितना घातक हो सकता है। मुझे बस अपनी काव्या को बचाना था। अगर उसने छलांग लगाई थी तो शायद अभी भी उसे बचाने का कोई मौका हो। मैं उसे अपनी वजह से मरने नहीं दे सकता था। मैं झरने के ठीक नीचे वाले हिस्से में गया और बार बार गोते लगाने लगा। पानी बहुत गंदला था, क्योंकि झरने का गिरता हुआ पानी नीचे की मिट्टी को उथल पुथल कर रहा था। मैंने बार बार गहराई में जाने की कोशिश की, जब तक कि मेरे फेफड़े जलने न लगे। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मैं उसे अपनी खातिर मरने नहीं दे सकता। पापा मुझे बार बार माइंड लिंक पर बुला रहे थे, पर मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ काव्या पर था। सुबह मैंने उसे सबसे बुरे तरीके से टूटते देखा था। जब उसने अनाया को मेरी गोद में देखा तो उसकी आंखों में जो दर्द था वो किसी खंजर से कम नहीं था। मुझे खुद से नफरत हो रही थी। मेरे सीने में उठने वाला दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था जो मैंने काव्या को दिया था। मैंने एक बार फिर गहरा गोता लगाया। डर मेरे रोम रोम में भर गया था। क्या वो डूब गई? क्या वो झील की गहराई में जा चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी खूबसूरत काव्या इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मैं बुरी तरह हाफते हुए सतह पर वापस आया। कबीर! किनारे से एक आवाज आई। शायद ये वही रक्षक थे जिन्हें पापा ने भेजा था। मैंने किनारे की तरफ तैरना शुरू किया। मेरी आंखों में पानी भर गया था, पर मैंने देखा कि वहां आर्यन खड़ा था, मेरा दोस्त और हमारे कबीले का एक योद्धा। भाई, कम से कम माइंड लिंक तो खुला रखा कर। काव्या ठीक है, वो अपने घर पहुंच गई है। क्या? सच में? मेरी जान में जान आई। एक तरफ तो सुकून था कि वो सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मन थोड़ा भारी था कि हमारी बात अधूरी रह गई। हाँ भाई, वो घर पर है। कम से कम झील में तो नहीं है, यही बड़ी बात है। आर्यन ने मुझे पानी से बाहर खींचते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसे पता था कि मैं किस मुश्किल में फंसा हुआ हूं। एक ऐसी मुश्किल जिससे मैं भागना चाहता था, पर भाग नहीं सकता था। ये सब कैसे ठीक होगा? उसे चोट पहुंची है, पर मैं भी तो अंदर से मर रहा हूं। मैं चाहता था कि वो मेरी मेट बने, पर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि अब मेरा शरीर और मेरी रूह अनाया की तरफ खिंच रही है। पापा चाहते हैं कि मैं काव्या से सारे रिश्ते तोड़ लूं और सिर्फ अनाया पर ध्यान दूं, क्योंकि वो कबीले की अगली रानी लूना होगी। अगर मैं कोई साधारण भेड़िया होता तो शायद अनाया को ठुकराकर काव्या को अपना लेता, पर एक होने वाले अल्फा के तौर पर कबीला इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। मुझे अपनी जिम्मेदारी और अपनी मोहब्बत के बीच पीसना पड़ रहा था। कबीर, काव्या घर पर सुरक्षित है। मैंने तुम्हें उससे दूर रहने को कहा था। अब तुम्हारा पूरा ध्यान अनाया पर होना चाहिए। वो तुम्हारी किस्मत है। इंटू पापा ने फिर से माइंड लिंक किया। कसम से, पापा आज मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला रहे थे। क्या उनमें बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है? वे जानते हैं कि काव्या और मैं कितने करीब थे, और वे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं एक पल में सब कुछ भुला दूं। पापा, मैं उसके साथ नहीं था। मैंने बस उसे झरने से कूदते हुए देखा और उसे बचाने की कोशिश की। मुझे लगा वो डूब गई है। मैंने सफाई देने की कोशिश की, पर मुझे पता था कि उनके लिए कोई भी बहाना काफी नहीं होगा। खैर, अब घर आओ। तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली है। हमें तुमसे और अनाया से कबीले के भविष्य के बारे में बात करनी है। उन्होंने बिना मेरी बात सुने लिंक काट दिया। मेरे पास घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे पता था
कि पापा मुझे घसीटते हुए ले जाएंगे। पर दूसरी तरफ मुझे अपनी पार्टी का भी इंतजार था। मम्मी हमेशा मेरे जन्मदिन पर शानदार जश्न मनाती थीं, बड़ा सा अलाव, बॉनफायर, बारबेक्यू और ढेर सारी सजावट। ये मेरा पहला जन्मदिन था। जब मैंने अपना रूप बदला था तो ये और भी खास था। बस घर जाकर पापा के उन सख्त सवालों और अनाया के साथ भविष्य की उन कड़वी योजनाओं का सामना करना था। अगले अध्याय के लिए, क्या कबीर अपनी पार्टी में अनाया को अपनी मेट स्वीकार करेगा? क्या काव्या उस पार्टी में आएगी? अध्याय 10, काव्या माइनस मजबूरी का मुखौटा। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, मेरी मां ने रोते हुए मुझे गले लगा लिया। काव्या, तुम ठीक तो हो? वो बुरी तरह बिलख रही थीं। मैंने सामने खड़े पापा की तरफ देखा, उनकी आंखों में भी नमी साफ दिख रही थी। शायद वो भी मेरे जाने के बाद काफी रोए थे। पापा ने पास आकर कहा, कबीर ने अपने पिता को माइंड लिंक पर तुम्हारे बारे में बताया था। वो बहुत डरा हुआ था। उसने हमें खबर दी। हम सबकी जान हलक में अटक गई थी बेटा। वाह! तो सबको मेरी उस कमजोरी के पल के बारे में पता चल गया। अब तो सब मुझे ऐसे देखेंगे जैसे मैं कोई मानसिक मरीज हूं जिसे हर वक्त निगरानी की जरूरत है। मैंने कड़वाहट के साथ सोचा। मैं ठीक हूं। मैंने बात को दबाने की कोशिश की। मैं बस बहुत दुखी थी और उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब मैं शांत हूं। आप लोग समझ सकते हैं कि आज जो हुआ उसे स्वीकार करना मेरे लिए कितना मुश्किल है। हम जानते हैं लाडो, मां ने मुझे और जोर से भींचते हुए कहा। अगर वो इसी तरह मुझे दबाती रहीं तो मुझे झरने से कूदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा दम घुटने से ही मौत हो जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। मुझे लगा था कबीर ही मेरा हमसफर है, पर सच कुछ और निकला। मुझे इस सच के साथ जीने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। क्या मैं अपने कमरे में अकेली रह सकती हूं? पापा थोड़ा झिझके और बोले, अभी के लिए तो हाँ काव्या, लेकिन मुझे दुख है कि आज शाम तुम्हें उस जश्न में शामिल होना होगा। जश्न? मैंने चौंक कर पूछा। मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। कबीर का जन्मदिन बेटा, मां ने धीरे से याद दिलाया। ओह, तो मैं चाहकर भी उस कड़वी हकीकत से भाग नहीं सकती थी। विक्रम अंकल ने कबीर के लिए एक बड़ा जलसा रखा होगा। आज उसका पहला रूपांतरण शिफ्ट हुआ है, तो उत्सव और भी बड़ा होगा। क्या वे इतना भी नहीं समझ सकते कि मेरा वहां जाना खुद को सूली पर चढ़ाने जैसा है? क्या मेरा जाना जरूरी है? मैंने पापा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, चाहा कि वो मेरा दर्द समझें। पापा ने पास आकर मेरा हाथ थामा। हमने विक्रम भाई को सब समझाया। हमने कहा कि काव्या अभी बहुत दुखी है और उसके लिए कबीर और अनाया को इस तरह साथ देखना किसी सजा से कम नहीं होगा। उसे घर पर रहने देना ही बेहतर होगा। पापा ने चेहरा सिकोड़ा, जैसे उन्हें खुद ये कहते हुए तकलीफ हो रही हो। लेकिन पापा ने आगे कहा, उनका कहना है कि तुम्हें आना ही होगा। तुम इस कबीले के सेनापति बेटा की बेटी हो। उन्होंने कहा कि अगर तुम वहां नहीं आई तो लोग अनाया को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कबीले के लोग तुम्हें और कबीर को साथ देखना चाहते थे। अगर तुम वहां आकर मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दोगी, तभी कबीला मानेगा कि ये रिश्ता चंद्र देवी की मर्जी है। वो चाहते हैं कि तुम वहां रहकर इस नए रिश्ते को अपनी मंजूरी दो। क्या? मेरी आंखों में आंसू फिर से भर आए, पर मैंने उन्हें रोक लिया। क्या विक्रम अंकल का दिल पत्थर का है? उन्हें कबीले की राजनीति की इतनी चिंता है कि उन्हें मेरा टूटता हुआ दिल नजर नहीं आया। आज की रात मेरे लिए किसी नर्क से कम नहीं होने वाली थी। ये सरासर नाइंसाफी है। मैंने बस इतना ही कहा, काव्या। पापा की आवाज में एक चेतावनी थी, जिसका मतलब था कि अब इस पर और कोई बहस नहीं होगी। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अब मेरे पास खुद को तैयार करने के लिए बस कुछ ही घंटे थे। मुझे वहां जाकर बहादुर होने का नाटक करना था, लोगों की दया भरी नजरों का सामना करना था और सबसे बुरा कबीर और अनाया को एक दूसरे की बाहों में देखना था। मेरे कमरे में वक्त जैसे रुक सा गया। मैं रोई, सोई और फिर कबीर की यादों से लड़ने लगी। तभी मेरी सहेली ईशा का मैसेज आया। मेरी जान, मैंने सुना क्या हुआ। कबीर और बेहतर तरीके से बात संभाल सकता था। क्या मैं तेरे पास आ जाऊं? मेरा किसी से बात करने का मन नहीं था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। पर ईशा तो ईशा है, वो मेरी बात कहाँ सुनने वाली थी। जब मैं शावर लेकर बाहर निकली तो वो मेरे बेडरूम में खड़ी थी। ईशा मुझसे काफी लंबी थी, करीब 5 फुट 11 इंच। उसकी कद काठी किसी मॉडल जैसी थी और उसके बाल उसके घुटनों तक आते थे। उसने अपने बालों को आज चटक लाल रंग में रंगा था, जो उस पर बहुत जंच रहा था। वो हमेशा से बिंदास और निडर रही है। मैं बस ये देखने आई थी कि तू ठीक है या नहीं, और आज रात के लिए तुझे तैयार करने में मदद भी करूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा।
मैं न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। उसकी एक झप्पी ने मेरा आधा दर्द खींच लिया। तो तू क्या पहन रही है? उसने मेरी अलमारी खंगालते हुए पूछा। मुझे नहीं पता ईशा, मेरा मन नहीं है सजने का। पर ईशा ने हार नहीं मानी। उसने एक गहरे नीले रंग की वाइड लेग पैंट निकाली और उसके साथ एक सफ़ेद फिटेड टॉप। ये बहुत सुंदर लगेगा काव्या, साथ में वो हील्स पहनना जो तूने पिछले जन्मदिन पर पहनी थीं। सादगी में ही खूबसूरती है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। ईशा ने मेरे बालों को बहुत खूबसूरती से ऊपर की तरफ बांध दिया और मेरा हल्का मेकअप किया। उसने वाटरप्रूफ मस्कारा लगाया ताकि अगर मैं वहां रो पड़ूं तो भी मेरा चेहरा न बिगड़े। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं दंग रह गई। कोई कह ही नहीं सकता था कि आईने में दिख रही ये लड़की अंदर से टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। शुक्रिया ईशा, मैंने उसे गले लगाते हुए कहा। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं वहां तेरे साथ रहूंगी। मुझे पता है विक्रम अंकल जबरदस्ती कर रहे हैं, पर तू शेरनी है। बस वहां खड़ी रहना, बाकी मैं देख लूंगी। हालांकि मुझे खाना परोसने में मदद करनी है, पर मेरी नज़र तुझ पर ही रहेगी, उसने आंख मारते हुए कहा। अब मुझे खुद को संभालना था। मुझे वहां जाना था, उस हार को गले लगाना था जिसे मैंने कभी चाहा ही नहीं था। मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये करना ही होगा। आय 11 काव्या माइनस कड़वा घूंट और माँ का सहारा। जब मैंने अपने मम्मी पापा के साथ पार्टी में कदम रखा तो जश्न अपने पूरे शबाब पर था। लेकिन जैसे ही लोगों की नज़र मुझ पर पड़ी, वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। वही सन्नाटा जो आज सुबह लाउंज में दाखिल होते वक्त मेरा पीछा कर रहा था। मैं मन ही मन कांप उठी। क्या अब यही मेरा भविष्य होने वाला था? तभी विक्रम अंकल अल्फा हमारी तरफ बढ़े। आह, तुम आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई। कबीर की पार्टी उसके सबसे अच्छे दोस्त के बिना अधूरी रहती है ना? आखिर हमें उसकी मीट मिलने की खुशी भी तो साथ मनानी है। उन्होंने जानबूझकर इतनी जोर से कहा कि आसपास खड़ा हर शख्स इसे सुन सके। दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते ना। मैंने सोचा, उन्हें अच्छी तरह पता था कि पूरा कबीला उन्हें देख रहा है। अचानक मेरे दिमाग में उनकी कड़क आवाज़ गूंजी। उन्होंने माइंड लिंक के जरिए मुझसे संपर्क किया था। काव्या, मैं चाहता हूं कि तुम अभी जो मैंने कहा उसका समर्थन करो। कबीले को ये सुनने की जरूरत है कि कबीर को उसकी असली जीवन संगिनी मिल गई है, भले ही वो तुम नहीं हो। प्लीज कबीले के सामने ये स्वीकार करो। कितने निष्ठुर हैं ये, क्या इनके सीने में दिल नहीं है? काव्या, उन्होंने दोबारा संपर्क किया। इस बार उनकी आवाज में आदेश था। मैंने गहरी सांस ली और सबकी नजरों का सामना किया। सब अपनी सांसें रोके देख रहे थे कि मेरा जवाब क्या होगा। बिल्कुल अंकल, हम पार्टी में कैसे नहीं आते, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। हमें कबीर के पहले रूपांतरण की खुशी मनानी है, उसके जन्मदिन का जश्न मनाना है, और बेशक उसकी जीवन संगिनी और हमारे कबीले की होने वाली लूनो अनाया से मिलने की भी खुशी है। ये सुनते ही माहौल में फैला तनाव थोड़ा कम हुआ। लोगों ने चैन की सांस ली। विक्रम अंकल मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था कि तुम समझदार लड़की हो। चीजें वैसी नहीं हुई जैसी हमने सोची थीं, पर तुम स्थिति को संभालना जानती हो। समझदार लड़की? मेरा मन किया कि मैं वहीं चिल्ला पड़ूं। अंकल के लिए मेरे मन में जो भी इज्जत थी वो भाप बनकर उड़ रही थी। चलो कबीर और अनाया को ढूंढते हैं, वे तुम्हें यहां देखकर बहुत खुश होंगे, उन्होंने उसी बनावटी उत्साह के साथ कहा। अगर मुझे काल कोठरी में बंद होने का डर ना होता तो मैंने उसी वक्त उनके चेहरे पर एक घूंसा जड़ दिया होता। वो कैसे उम्मीद कर सकते थे कि मैं कबीर और अनाया को एक साथ देखकर मुस्कुराती रहूंगी? आज की रात मेरे लिए जीते जी नर्क होने वाली थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि मम्मी ने मेरा हाथ जोर से भींचा है। मुझे माफ कर देना बेटा, तुम्हारे अंकल इस वक्त थोड़े बेवकूफ़ मूर्ख जैसा व्यवहार कर रहे हैं, मम्मी ने माइंड लिंक के जरिए मुझसे कहा। मुझे हंसी आ गई। मैंने मम्मी के मुंह से ऐसे शब्द पहले कभी नहीं सुने थे, पर वो गलत नहीं थी। मुझे लगता है कि वे बस थोड़े घबराए हुए हैं कि आज रात तुम यहाँ कैसा व्यवहार करोगी। उन्हें पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर फिर भी उनकी ये मूर्खता, क्या मूर्खता सही शब्द है? इंटू मम्मी ने मुझे हंसाने की कोशिश की। मैं अपनी मुस्कान दबाने लगी। मम्मी अपनी चिड़चिड़ाहट के बीच मुझे सहारा दे रही थीं। मुझे पता है माँ, और हाँ, ये शब्द उन पर बिल्कुल फिट बैठता है, मैंने वापस जवाब दिया। मम्मी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में शरारत थी, जैसे वे अपनी हंसी रोक रही हों। अल्फा जी, माफ कीजिएगा, मुझे लगता है काव्या और मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है, मम्मी ने विक्रम अंकल से कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे भीड़ से दूर ले गईं। जैसे ही हम थोड़े दूर पहुंचे, हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मम्मी की वजह से मैं कबीर और अनाया का सामना करने से कुछ देर के लिए तो बच गई थी। मुझे दुख है बेटा,
मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ। मैंने और तुम्हारे पापा ने बहुत कोशिश की, पर अल्फा का आदेश था। मम्मी ने ड्रिंक्स की टेबल की तरफ बढ़ते हुए कहा। मुझे पता है माँ, इस स्थिति में किसी की जीत नहीं होने वाली। मैंने एक ठंडी आह भरी। मम्मी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वक्त के साथ सब आसान हो जाएगा। तुम्हारे और कबीर के बीच का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती का हो सकता है। तुम दोनों के बीच प्यार से पहले भी गहरा जुड़ाव था। मुझे बस उम्मीद है कि अनाया अच्छी लड़की निकले और तुम्हारी पुरानी दोस्ती से डरे नहीं। एक मेट बॉन्ड की जलन बहुत खतरनाक हो सकती है। पता नहीं माँ, अभी तो मैं उसके पास भी नहीं जाना चाहती। उसे किसी और के साथ देखना मेरे लिए बहुत दर्दनाक है, मैंने धीरे से कहा। हम ड्रिंक्स की मेज़ों के पास पहुंचे। वहां हर तरह की बोतलों और जूस का ढेर लगा था। राजमाता सुमित्रा ने पार्टी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैंने अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक ली और मम्मी ने 2 बियर की बोतलें उठाईं। मैं तुम्हारे पापा के लिए भी ले लेती हूँ। तुम्हारे अंकल उनके कान खा रहे होंगे, उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। जाओ माँ, पापा को दे दो। मैं ईशा को ढूंढती हूँ, मैंने कहा। मुझे पता था कि मम्मी भी पापा के पास जाकर माहौल को हल्का करना चाहती थीं। और मुझे कबीर और अंकल से बचाने के लिए शुक्रिया। मम्मी ने प्यार से मेरे माथे को चूमा और मुस्कुराते हुए पापा की तरफ चली गईं। जाते जाते उन्होंने फिर से माइंड लिंक किया, मूर्खता। मैं हंस पड़ी। मम्मी वाकई कमाल हैं। मैंने अपनी नज़रें भीड़ में दौड़ाईं और तुरंत ईशा के लाल बालों को पहचान लिया। वो बारबेक्यू के पास खड़ी थी। पूरा मैदान झंडियों और रंग बिरंगी लाइटों से सजा था। शाम का नीला आसमान धीरे धीरे गहरा हो रहा था। वहां खाने की मेज़ों पर सैंडविच, स्नैक्स, केक और पेस्ट्री का अंबार लगा था। इतना खाना कि पूरी फौज पेट भर ले। 2 बड़े ग्रिल पर कबाब और मीट भुन रहा था, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैली थी। पर मेरा पेट जैसे जुड़ा हुआ था, मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं था। आज के हादसों ने मेरी भूख मार दी थी। मैदान के कोनों में लगे बड़े स्पीकर्स से संगीत गूंज रहा था। कुछ लोग नाच रहे थे तो कुछ कुर्सियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। स्कूल के कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। माहौल बहुत खुशगवार था, पर मेरे दिल के अंदर एक सुनामी चल रही थी। अध्याय 12, मुखौटों के पीछे का जहर। मैं मैदान के किनारों से सटकर चल रही थी, मानो अदृश्य होने की नाकाम कोशिश कर रही हूं। लोग मुझे देख रहे थे, वही चिर परिचित हमदर्दी भरी मुस्कान लिए। सच कहूं तो वो सांत्वना कम और चेहरे पर तमाचे जैसी ज्यादा लग रही थी। मेरा मन हुआ कि बीच मैदान में खड़े होकर चिल्लाऊं, अपनी दया अपनी जेब में रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। काव्या? एक जानी पहचानी आवाज और कलाई पर एक मजबूत पकड़। बिना मुड़े भी मैं जानती थी कि ये कौन है। कबीर। उसने मुझे खींचकर मैदान के एक सुनसान कोने में खड़ा कर दिया। कबीर, तुम्हें मेरे पास नहीं, अपनी अनाया के पास होना चाहिए। मैंने शब्दों को जितना हो सके उतना जहरीला बनाकर फेंका। उसे चोट लगी, उसके चेहरे की शिकन बता रही थी। मुझे बुरा लगा, पर मेरा अपना दिल किसी कसाई की दुकान पर टंगे मांस जैसा लहूलुहान था। जान, मेरी बात तो सुनो। वो मेरा गाल छूने के लिए बढ़ा। मैं बिजली की फुर्ती से पीछे हटी। मुझे उस नाम से पुकारना बंद करो। तुम्हारी होने वाली पत्नी को हमारा साथ दिखना पसंद नहीं आएगा। तभी मेरी नज़र दूर खड़ी अनाया पर पड़ी। फिरोजी ड्रेस, खुले घुंघराले बाल, दूर से वो किसी पुरानी लोककथा की परी लग रही थी। लेकिन उसकी आंखों में वहां सिर्फ मेरे लिए तेजाब उबल रहा था। वो हमारी तरफ ही आ रही थी। कबीर ने जैसे ही उसे देखा, उसने मेरा हाथ ऐसे छोड़ा जैसे उसे कोई बिजली का झटका लगा हो। वो मुझसे 1 फुट दूर जाकर खड़ा हो गया। वाह, तो उसे पता है कि मुझे छूना पाप है, फिर भी कोशिश करने से बाज नहीं आता। अनाया पास आई। कबीर को देखते ही उसकी आंखों का जहर सूरज की रोशनी जैसी मुस्कान में बदल गया। गिरगिट भी शर्मा जाए। उसने मालिक की तरह कबीर की कमर में हाथ डाला और चहकते हुए बोली, कबीर, तुम यहां क्या कर रहे हो? अनाया, बस काव्या का हाल पूछने आ गया था, कबीर ने सफाई दी। सफाई? सच में? ओह, काव्या तो बिल्कुल ठीक होगी। अनाया ने बनावटी मासूमियत से अपनी पलकें झपकाईं। आखिर उसने अंकल की बातें सुनी ही थीं। कबीर ने सीधे मुद्दे की बात की। अनाया, क्या तुमने काव्या से कहा था कि हम न मिलें? अनाया के चेहरे पर एक पल के लिए परछाई उभरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं शिकायत कर दूंगी, पर अगले ही पल वो फिर से बेचारी मासूम लड़की बन गई। अरे कबीर, तुम भी ना? काव्या ने शायद मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। मैंने तो बस इतना कहा था कि अब हमारा साथ वक्त बिताना मुश्किल होगा। आखिर मैं एक शी-वुल्फ हूं, जलन तो होगी ही ना। तुम तो जानते ही हो मैं कितनी नादान और पजेसिव हूं। क्या औरत है?
उसने कितनी सफाई से अपनी धमकी को मासूमियत का जामा पहना दिया। कबीर पिघल गया। वह मुस्कुराया और मेरी तरफ देखकर बोला, देखा काव्या, सिर्फ एक गलत फहमी थी, सब ठीक हो जाएगा। आखिर यह चंद्रदेवी का फैसला है। धिक्कार है, वो उसके जाल में ऐसे फंसा जैसे कोई अनाड़ी शिकार। भाड़ में जाओ तुम दोनों और तुम्हारी चंद्रदेवी का फैसला। मैं और अधिक ये नाटक नहीं देख सकती थी। मैं पैर पटकती हुई वहां से निकल गई। पीछे से अनाया की फुसफुसाहट सुनाई दी। बेचारी, लगता है उसे हमारा प्यार बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा खून खौल रहा था। मेरा बस चलता तो मैं वहीं उसके नकली चेहरे का मुखौटा नोच लेती। मैं भीड़ को चीरती हुई ईशा के पास पहुंची, जो ग्रिल पर खाना परोसने में व्यस्त थी। कितनी नीच औरत है, ईशा लगभग चिल्लाई जब मैंने उसे सारा वाकया सुनाया। मैं फीका मुस्कुराई। दर्द अब गुस्से में बदल रहा था। अध्याय 13, काव्या माइनस विश्वासघात और शारीरिक प्रताड़ना। ईशा के पास पेंटिंग का गजब हुनर था। मुझे पूरा यकीन था कि अगर वो शहर में अपनी छोटी सी दुकान खोल ले या ऑनलाइन अपनी कला बेचे तो वो बहुत कामयाब होगी। मुझे भी पेंटिंग पसंद थी, पर मैं ईशा जितनी माहिर नहीं थी। हम अक्सर उसके घर के बगीचे में घंटों बैठकर कुदरत के नज़ारे या परिंदों को कैनवास पर उतारा करते थे। बातों बातों में हमने चर्चा की कि उसे अगला हेयर कलर कौन सा ट्राई करना चाहिए, नीला या बैंगनी। पर उसने स्वीकार किया कि उसे लाल रंग काफ़ी पसंद आ रहा है। मुझे हैरानी हुई, क्योंकि ईशा एक रंग पर ज्यादा दिन टिकती नहीं थी। तभी उसने एक ठंडी आह भरी। क्या हुआ ईशा? मैंने पूछा। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। यार, मुझे फिर से खाने वाले स्टॉल ग्रिल पर जाना होगा, उसने उदास चेहरा बनाते हुए कहा। माफ करना काव्या, स्टॉल का मालिक मेरा बॉस है, उसने मदद मांगी थी। मुझे लगा था कि तू कबीर के साथ होगी। ईशा कबीले की छोटी दुकान में काम करती थी। मैं समझ सकती थी कि उसने मदद के लिए हाँ क्यों की थी, क्योंकि उसे लगा था कि आज मैं और कबीर साथ होंगे। इसलिए मैं उस पर गुस्सा नहीं हो सकती थी। अरे कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, यहाँ काफ़ी शांति है, मैंने कहा। वो मेज़ मैदान के एक कोने में पेड़ों के पीछे छिपी हुई थी। वहां से कोई मुझे देख नहीं सकता था। मेरा मन तो घर जाने का था, पर अगर पापा या अंकल ने माइंड लिंक पर मुझसे मेरी लोकेशन पूछी तो मैं कम से कम उन्हें सच बता सकती थी कि मैं पार्टी में ही हूँ और वही कर रही हूँ जो वे चाहते थे। ठीक है मेरी जान, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगी। ईशा ने मेरे गाल पर एक प्यार भरा किस किया और चली गई। रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी में उसके लाल बाल चमक रहे थे। मैं अपनी ठुड्डी को हाथ पर टिकाकर सोच ही रही थी कि अब क्या करूं, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूं। कबीर मेरे ठीक बगल में खड़ा था। नमस्ते काव्या, वो धीरे से मुस्कुराया और मेरे पास बैठ गया। मैं तुरंत खड़ी होने लगी, पर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस बिठा दिया। प्लीज काव्या, बात करते हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद कम से कम इतना तो हक बनता है हमारा। उसकी आवाज में एक तरह की गुहार थी। मेरा मन तो वहां से भाग जाने का था, पर वो फिर बोला, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे सच में बहुत दुख है। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता था काव्या। हम बचपन से दोस्त हैं, क्या हम सिर्फ बात नहीं कर सकते? बरसों की दोस्ती और शायद बात करने से मन हल्का हो जाए। ये सोचकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वह मुस्कुराया। शुक्रिया काव्या। सच कहूं तो मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से गुजारिश की थी कि वे तुम्हें यहां न लाएं, पर मेरा ध्यान कहीं और भटक गया था। मुझे पता है कि एक अल्फा होने के नाते मुझसे कुछ उम्मीदें की जा रही हैं और मेरा एक मेट भी है, पर मैं तुम्हारे लिए अपनी भावनाओं को एक झटके में ख़त्म नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। वो बोलता जा रहा था, मानो अपना बोझ हल्का कर रहा हो, पर जैसे जैसे वो बोल रहा था मेरे सीने का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मुझे पता है मेरी एक मेट अनाया है और मैं उस खिंचाव को महसूस कर रहा हूँ। मैं उसे चाहता हूँ जैसा कि नियति चाहती है, पर काव्या, क्या ये काफ़ी है? मेरा मतलब है, वो तुम नहीं हो। क्या तुम समझ रही हो? मैं सन्न रह गई। क्या वो ये कह रहा था कि उसे अपनी मेट के साथ वो जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा जो मेरे साथ था? हमें तो हमेशा यही बताया गया था कि मेट बॉन्ड ही सब कुछ होता है। मैंने बस कंधे उचका दिए, मुझे नहीं पता था उसे क्या जवाब दूं। मैंने तुमसे बहुत लंबे समय तक प्यार किया है काव्या, और मुझे नहीं लगता कि ये कभी बदलेगा। तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ बदला ही नहीं। मैं आज भी तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हें वैसे ही चूमना चाहता हूँ जैसे हम हमेशा करते आए हैं। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। इतना कहते ही वो मेरी तरफ झुका और उसके लब मेरे लबों की तरफ बढ़े। आज के दिन में ये दूसरी बार था जब वो मुझे चूमने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकती।
भले ही मैं उससे प्यार करती थी, पर यह दर्द अब बर्दाश्त से बाहर था। मैं किसी की दूसरी पसंद बनकर नहीं रहना चाहती थी। उसे अपनी मेट के साथ होना चाहिए था। यही कबीले के कायदे थे, यही चंद्र देवी की इच्छा थी। मैंने उसे जोर से पीछे धकेला और बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से वहां से भाग निकली। काव्या, रुको! कबीर पीछे से चिल्लाया, पर मैं नहीं रुकी। मैं मुख्य भवन, पैक हाउस की तरफ भागी। मुझे बस किसी बाथरूम में छिपकर जी भर के रोना था। जैसे ही मैं वॉशरूम के अंदर पहुंची, मैंने आईने में अपना चेहरा देखा। मेरा चेहरा शांत दिख रहा था, पर अंदर आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। मैं एक केबिन की तरफ बढ़ी ताकि टिश्यू पेपर उठा सकूं और अपने आंसू पोंछ सकूं। तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरा दाहिना हाथ पकड़ा और उसे मेरी पीठ के पीछे बहुत बुरी तरह मरोड़ दिया। आह! मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। मेरे कंधे और हाथ के जोड़ में असहनीय दर्द हुआ। मैंने पलटकर मुकाबला करने की कोशिश की, पर जैसे ही मैंने देखा कि वो कौन है, मेरे होश उड़ गए। अनाया! नमस्ते काव्या, उसने घृणा के साथ कहा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी कि कबीर से दूर रहना? उसकी आवाज में प्रतिशोध साफ झलक रहा था। उसने मेरा हाथ मेरी पीठ के पीछे इतना जोर से दबाया हुआ था कि मेरा चेहरा दीवार से जा चिपका। मैं दूर ही थी। वो खुद मेरे पास आया था। मैंने कराहते हुए सफाई देने की कोशिश की। झूठ! वो ऐसा कभी नहीं करता। वो मुझे चाहता है, उसने और जोर से मेरा हाथ मरोड़ा। दर्द इतना बढ़ गया कि मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई। ओह, तो तुम मुकाबला करना चाहती हो? क्या यह सही विचार है? याद रखना, मैं तुम्हारी भविष्य की लूनो रानी हूं, वो गुर्राई। मुझे यकीन है कि कबीले के लोग अपनी नई रानी की बात पर भरोसा करेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि एक जलनखोर पूर्व प्रेमिका ने मुझ पर हमला किया था, है ना? उसने अपनी पकड़ और मजबूत की, और उसी पल चटाक! मेरे हाथ के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। एक भयानक दर्द की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरे पैर कांपने लगे और मुझे लगा कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। उसने मेरा हाथ तोड़ दिया था। ओह, क्या तुम्हें चोट लगी? वो बनावटी मिठास के साथ मुस्कुराई और पीछे हट गई, जिससे मैं उसके पैरों के पास ढेर हो गई। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं काव्या, मेरे मेट से दूर रहना। मैंने अभी तुम दोनों को चूमते हुए देखा था, और देखो उसका क्या नतीजा हुआ। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं साफ मुकर जाऊंगी और सबको कहूंगी कि तुम जलन के मारे नाटक कर रही हो। इतना कहकर वो वहां से अकड़ती हुई निकल गई और मैं फर्श पर तड़पती रह गई। वह दर्द असहनीय था, शब्दों से परे। कबीले की ट्रेनिंग के दौरान मुझे कई बार चोटें लगी थीं। मैं एक अच्छी योद्धा थी, पर ऐसा दर्द मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। अब मेरे पास सिर्फ मानसिक और भावनात्मक जख्म नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ा शारीरिक जख्म भी था जिसे मुझे अपनों से छिपाना था। मुझे किसी भी तरह घर पहुंचना था। अध्याय 14, काव्या - एक नया संकल्प और अनकहा दर्द। अस्पताल से घर वापस आने के बाद की वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और दर्दनाक रातों में से एक थी। मेरे हाथ पर चढ़ा वो भारी सफ़ेद प्लास्टर न सिर्फ मेरी टूटी हुई हड्डी का सबूत था, बल्कि उस धोखे और नफरत का भी प्रतीक था जो मुझे अनाया से मिली थी। कमरे की खामोशी में मुझे बार बार उसी चटाक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो आवाज़ जिसने मेरे शरीर के साथ साथ मेरे बचे कुचे भरोसे को भी तोड़ दिया था। अगले 2-3 दिन किसी धुंध की तरह बीते। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मम्मी और पापा को लगा कि मैं अपनी किस्मत और कबीर के बिछड़ने के गम में डूबी हुई हूं, जबकि हकीकत में मैं अपने शारीरिक और मानसिक जख्मों को भरने की कोशिश कर रही थी। मेरे फ़ोन की स्क्रीन बार बार जलती बुझती रहती। कबीर के अनगिनत मैसेज और कॉल्स आ रहे थे। काव्या, प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं बहुत परेशान हूं। क्या तुम ठीक हो? बस एक बार हाँ कह दो। मैंने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। माइंड लिंक पर भी जब उसने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की तो मैंने अपने दिमाग के दरवाजे उसके लिए पूरी तरह बंद कर दिए। अब हमारे बीच बात करने के लिए बचा ही क्या था? वो अपनी मेट के साथ खुश था, या कम से कम होने का नाटक कर रहा था, और मैं यहां अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ईशा अंदर आई। उसके हाथ में फूलों का एक गुच्छा और मेरी पसंदीदा मिठाई थी। बस बहुत हुआ काव्या, तू इस तरह कमरे में बंद होकर खुद को ख़त्म नहीं कर सकती, ईशा ने सैंडल उतारते हुए कहा और मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ चिंता थी। मैं क्या करूं ईशा? मेरा हाथ टूटा है, मेरा दिल टूटा है, और जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही आज किसी और का हो गया है, मैंने रुआंसी आवाज में कहा। ईशा ने मेरा प्लास्टर चढ़ा हुआ हाथ धीरे से छुआ। मुझे पता है कि तूने सबको क्या बताया है कि तू सीढ़ियों से गिर गई, पर काव्या, मैं तुझे बचपन से जानती हूं।
तू इतनी लापरवाह कभी नहीं रही कि सीढ़ियों से गिरकर अपना हाथ तुड़वा ले। सच क्या है? मैंने अपनी नज़रें फेर लीं। मैं उसे सच बताकर और मुसीबत नहीं मोल लेना चाहती थी। अनाया अब इस कबीले की होने वाली लूनो रानी थी। अगर मैं उस पर इल्ज़ाम लगाती तो शायद कोई मेरा यकीन नहीं करता, उल्टा मुझे ही जलनखोर साबित कर दिया जाता। छोड़ ना ईशा, जो हुआ सो हुआ। मैंने बात टालनी चाहिए। नहीं काव्या, तू डर रही है। ईशा की आवाज़ में सख्ती थी। अगर ये अनाया ने किया है तो तुझे आवाज़ उठानी होगी। तू चुप रहकर उसे और ताकत दे रही है। अभी नहीं ईशा, अभी मुझमें लड़ने की हिम्मत नहीं है। मुझे बस कुछ वक्त चाहिए, मैंने हार मानते हुए कहा। ईशा ने मुझे गले लगा लिया। ठीक है, पर याद रखना तू अकेली नहीं है। और सुन, कबीर रोज कबीले की सभा में तेरे बारे में पूछता है। विक्रम अंकल भी थोड़े परेशान लग रहे हैं। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने तुझे उस रात पार्टी में आने पर मजबूर किया। एहसास? उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता की फिक्र है, मैंने कड़वाहट के साथ सोचा। शाम को जब ईशा चली गई तो पापा मेरे कमरे में आए। उनके चेहरे पर गहरी शिकन थी। बेटा, कल कबीले की एक बहुत बड़ी पूजा है। कबीर और अनाया का आधिकारिक रूप से गठबंधन होना है। विक्रम भाई चाहते हैं कि। नहीं पापा, मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा हाथ टूटा हुआ है, मैं इस हालत में कहीं जाने के लायक नहीं हूं। और वैसे भी कबीले ने अपना फैसला सुना दिया है, अब मेरा वहां होना न होना कोई मायने नहीं रखता। पापा ने एक ठंडी सांस भरी। मैं जानता हूं बेटा, मैं उन्हें मना कर दूंगा। तुम बस आराम करो। उनके जाने के बाद मैंने खिड़की से बाहर डूबते हुए सूरज को देखा। लाल और नारंगी आसमान मुझे ईशा के बालों की याद दिला रहा था, बिंदास और बेखौफ। मैंने तय किया कि मैं अब और नहीं रोऊंगी। अगर नियति ने मेरे लिए कबीर को नहीं चुना तो शायद मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा इंतजार कर रहा था। मैंने अपने स्वस्थ हाथ से अपनी डायरी उठाई और एक नया पन्ना पलटा। आज से काव्या की एक नई कहानी शुरू होगी। वो कहानी जिसमें वो किसी की मेट होने की मोहताज नहीं होगी, बल्कि अपनी पहचान खुद बनाएगी। अनाया ने मेरा हाथ तोड़ा है, मेरा हौसला नहीं। तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। सावधान रहना काव्या, खेल अभी शुरू हुआ है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा, बस सही वक्त का इंतजार करो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन था? क्या कोई और भी था जिसे कबीले के इन राजों के बारे में पता था? मैंने फोन को तकिए के नीचे छिपा दिया। डर तो था, पर एक अजीब सी उम्मीद भी जाग उठी थी। अध्याय 15। काव्या माइनस कबीले की रस्में और अनसुलझे रहस्य। कबीले की परंपराओं के अनुसार आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। ये वो दिन था जब कबीले के नए उत्तराधिकारी का आधिकारिक रूप से उसकी मेट के साथ गठबंधन होना था। मेरे कमरे की खिड़की से मैं बाहर की हलचल देख पा रही थी। कबीले के मैदान को पीले और लाल फूलों से सजाया गया था, जो किसी बड़े भारतीय उत्सव जैसा लग रहा था। पर मेरे लिए ये किसी शोक सभा से कम नहीं था। मेरे हाथ का प्लास्टर अब थोड़ा पुराना लगने लगा था, पर उसके अंदर की टीज वैसी ही थी। ईशा सुबह से मेरे पास थी। उसने मुझे तैयार होने में मदद की। उसने मेरे लिए एक साधारण लेकिन सुंदर कुर्ता चुना था। तू तैयार है काव्या? ईशा ने धीरे से पूछा। उसकी आंखों में अब भी वही चिंता थी जो कल थी। मैं मानसिक रूप से तैयार हूं ईशा, पर दिल से नहीं, मैंने आईने में खुद को देखते हुए कहा। मैंने तय किया था कि मैं अब कमजोर नहीं पड़ूंगी। मुझे वहां जाना था, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह आदेश था, बल्कि इसलिए ताकि मैं अनाया को दिखा सकूं कि उसने मेरा हाथ तोड़ा है, मेरा आत्मसम्मान नहीं। जैसे ही हम समारोह स्थल पर पहुंचे, लोगों की खुसर फुसर शुरू हो गई। कबीर ऊंचे मंच पर बैठा था। उसके बगल में अनाया थी, जो रानी की तरह मुस्कुरा रही थी। कबीर का चेहरा उतरा हुआ था, उसकी आंखें लगातार भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे पर दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसने मेरा प्लास्टर चढ़ा हुआ हाथ देखा और वो अपनी जगह से आधा खड़ा हो गया, पर विक्रम अंकल अल्फा ने उसका हाथ दबाकर उसे वापस बिठा दिया। विक्रम अंकल ने मंच से घोषणा की, आज हमारा कबीला एक नई शक्ति का स्वागत कर रहा है। नियति ने कबीर और अनाया को एक किया है और आज रात चंद्रमा की साक्षी में उनका मिलन पूर्ण होगा। पूरा मैदान तालियों की गूंज से भर गया, पर मेरे कान सुन्न थे। तभी मुझे अपनी जेब में रखे फोन पर एक कंपन महसूस हुआ। मैंने चुपके से देखा, वही अनजान नंबर था। मंच के दाईं ओर देखो, पुरानी बरगद की छांव में। सत्य वहां छिपा है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने ईशा को कुछ नहीं बताया और धीरे से भीड़ से कतराकर उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ने लगी। वहां अंधेरा था और उत्सव का शोर थोड़ा कम सुनाई दे रहा था।
बरगद के तने के पीछे एक साया खड़ा था। जैसे ही मैं करीब पहुंची, वो साया रोशनी में आया। वो वरुण था, कबीले का वो रक्षक जो उस दिन दरवाजे पर बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। काव्या, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, वरुण ने दबी आवाज में कहा। उसकी आंखों में खौफ था। वरुण, तुम यहां क्या कर रहे हो? और वो मैसेज, क्या वो तुमने भेजा था? मैंने हैरान होकर पूछा। वरुण ने चारों तरफ देखा और फुसफुसाते हुए बोला, मेरे पास वक्त कम है। अनाया वो नहीं है जो वो दिखती है। उसका मेट होना कोई इत्तेफाक नहीं है। कबीले के कुछ लोग चाहते हैं कि विक्रम अल्फा को रास्ते से हटा दिया जाए, और अनाया उस साजिश का एक हिस्सा है। उस रात लाउंज में जो हुआ वो एक जादू के प्रभाव में था, ताकि कबीर का भेड़िया उसे अपना मेट मान ले। मैं सन्न रह गई। क्या? तुम क्या कह रहे हो? मेट बॉन्ड को कैसे बदला जा सकता है? सब कुछ बदला जा सकता है काव्या, अगर इरादे खतरनाक हों। अनाया ने तुम्हारा हाथ इसलिए तोड़ा क्योंकि उसे डर था कि कबीर का पुराना प्यार उस जादू को तोड़ देगा। तुम्हें सचेत रहना होगा, वरुण ने इतना कहा और जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। मैं वहीं पत्थर बनी खड़ी रही। मेरा दिमाग चकरा रहा था। अगर वरुण सच कह रहा था तो कबीर खतरे में था। हमारी सालों की मोहब्बत और वो खिंचाव कोई झूठ नहीं था, बल्कि उसे किसी काली शक्ति से दबाया गया था। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बुरी तरह डरकर पलटी। वह कबीर था। वो किसी तरह मंच से नीचे उतर आया था। काव्या, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? किसने किया ये? उसकी आवाज में गुस्सा और चिंता का मिश्रण था। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर मैंने खुद को पीछे खींच लिया। ये मायने नहीं रखता कबीर। तुम्हें वापस मंच पर जाना चाहिए। तुम्हारी मेट तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैंने कड़वाहट से कहा। काव्या, सच बताओ, क्या ये अनाया ने किया है? मुझे कल रात बाथरूम से आवाजें आई थीं, पर जब तक मैं पहुंचा तुम वहां नहीं थी, कबीर ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखों में वही पुराना कबीर दिख रहा था जो मेरे लिए दुनिया से लड़ सकता था। पर वरुण की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। अगर मैं उसे अभी सब बता देती तो शायद साजिश करने वाले लोग सतर्क हो जाते। मैं गिर गई थी कबीर, बस। जाओ, अब रस्में अधूरी हैं, मैंने झूठ बोला और वहां से भागने लगी। मैं वापस भीड़ में पहुंच गई, जहां रस्में अपने अंतिम चरण में थीं। अनाया कबीर का हाथ थामे चंद्रमा की ओर देख रही थी, पर अब उसकी वो मुस्कान मुझे जहरीली लग रही थी। उस रात जब मैं घर लौटी तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और उस अनजान नंबर पर डायल किया। वरुण ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने अपनी खिड़की से कबीले के मुख्य भवन की ओर देखा, जहां अभी भी मशालें जल रही थीं। मैंने मन ही मन फैसला किया, अगर कबीर मेरा मेट नहीं भी है तो भी वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं उसे इस साजिश की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। अब काव्या सिर्फ रोएगी नहीं, वो खेल खेलेगी। अगले अध्याय के लिए क्या काव्या अनाया के जादू का पर्दाफाश कर पाएगी? कौन है वो मास्टरमाइंड जो विक्रम अल्फा को हटाना चाहता है? इस साजिश का पर्दा। वरुण की बातों ने मेरे दिमाग में तूफान खड़ा कर दिया था। उस रात उत्सव खत्म होने के बाद भी मैं सो नहीं सकी। चंद्रमा की रोशनी मेरे कमरे की खिड़की से छनकर आ रही थी, लेकिन मुझे उसमें शीतलता नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अगर अनाया वाकई किसी साजिश का हिस्सा थी तो इसका मतलब था कि कबीर की जान खतरे में थी। अगली सुबह कबीले में एक अजीब सी शांति थी। कबीर और अनाया का गठबंधन पूर्ण हो चुका था और अब रस्म के अनुसार उन्हें कबीले के पुराने मंदिर में आशीर्वाद लेने जाना था। यह मंदिर जंगल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित था। मैंने तय किया कि मैं उनका पीछा करूंगी। ईशा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। काव्या, तेरा हाथ अभी भी ठीक नहीं है। अगर तू पकड़ी गई तो विक्रम अंकल तुझे कबीले से बाहर निकाल देंगे, ईशा ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे परवाह नहीं है ईशा। कबीर मेरा दोस्त है, मैं उसे इस साजिश की भेंट चढ़ते नहीं देख सकती, मैंने अपना संकल्प दोहराया। मैंने एक गहरा हरा दुपट्टा ओढ़ा ताकि मैं झाड़ियों के पीछे छिप सकूं। मेरा टूटा हुआ हाथ मेरे सीने से बंधा था, जिससे मुझे चलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, पर मेरा इरादा पक्का था। मैं चुपचाप कबीर और अनाया के पीछे पीछे जंगल की पगडंडियों पर चलने लगी। रास्ते में मैंने देखा कि अनाया लगातार कबीर के कान में कुछ फुसफुसा रही थी। कबीर किसी सम्मोहन की स्थिति में लग रहा था, जैसे उसकी अपनी कोई इच्छा ही न बची हो। तभी मंदिर के पास पहुंचने से पहले अनाया रुकी और उसने चारों तरफ देखा। मैं तुरंत एक घने बरगद के पीछे छिप गई। वहां मैंने देखा कि एक और साया झाड़ियों से बाहर निकला। वह वरुण नहीं था, वह कबीले का मुख्य तांत्रिक रुद्र था। क्या काम हो गया? अनाया की आवाज में अब वो मिठास नहीं, बल्कि एक जहरीली ठंडक थी। हाँ, मंत्र अपना काम कर रहा है।
आज की रात जब कबीर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेगा, उसकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। उसके बाद विक्रम अल्फा का अंत निश्चित है, रुद्र ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। मेरा खून खौल उठा। ये लोग कबीर का इस्तेमाल उसके अपने पिता को मारने के लिए करने वाले थे। और वो लड़की, काव्या, उसका क्या? रुद्र ने पूछा। उसका हाथ तोड़कर मैंने उसे चुप करा दिया है। वो अब हमारे रास्ते में नहीं आएगी, अनाया ने हंसते हुए जवाब दिया। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरा मन किया कि मैं बाहर निकलकर अनाया का गला घोंट दूं, पर मुझे पता था कि इस वक्त मैं कमज़ोर हूं। मुझे सबूत चाहिए थे। मैंने अपने स्वस्थ हाथ से धीरे से झाड़ियों को हटाया ताकि मैं मंदिर के पिछले दरवाजे से अंदर जा सकूं। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर पहुंची, वहां की हवा में लोबान और किसी अजीब सी जड़ी बूटी की गंध थी। कबीर वहां एक पत्थर की वेदी के सामने बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं। अनाया उसके पीछे खड़ी थी और उसके हाथ में एक छोटा सा काला पत्थर था जो चमक रहा था। यही वो चीज है जिससे कबीर को नियंत्रित किया जा रहा है। अचानक मेरा पैर एक सूखे पत्ते पर पड़ा। कड़क। अनाया झटके से पलटी। कौन है वहां? मैं समझ गई कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं। मैं अंधेरे से बाहर आई। मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तेरा खेल खत्म हो गया है, अनाया। अनाया मुझे देखकर पहले तो चौंकी, पर फिर जोर से हंसी। अरे तुम टूटे हाथ के साथ यहां क्या करने आई हो? अपनी मौत का इंतजार? मैंने सब सुन लिया है। तू कबीर का इस्तेमाल कर रही है। विक्रम अंकल को सब पता चल जाएगा, मैंने निडर होकर कहा। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आज के बाद तुम बोलने के लायक ही नहीं रहोगी। अनाया ने रुद्र की तरफ इशारा किया। रुद्र मेरी तरफ बढ़ा, पर तभी मंदिर की छत से एक विशाल साया नीचे कूदा। वो वही स्लेटी रंग का भेड़िया था जो मुझे झरने पर मिला था। उसने रुद्र पर हमला कर दिया। अनाया घबरा गई। उसका ध्यान भटकते ही मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उसके हाथ से वो काला पत्थर छीनने की कोशिश की। हमारे बीच गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। मेरे टूटे हुए हाथ में बिजली जैसा दर्द हुआ, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने पत्थर को फर्श पर पटक दिया और वो चकनाचूर हो गया। पत्थर के टूटते ही कबीर ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें खुल गईं। वो झटके से उठा, जैसे किसी गहरी नींद से जागा हो। काव्या, यहां क्या हो रहा है? अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। जादू टूट चुका था। अध्याय 17। काव्या माइनस कबीर का पश्चाताप और एक नया सच। जैसे ही वो जादुई पत्थर फर्श पर गिरकर चकनाचूर हुआ, मंदिर की हवा में फैली वो भारी उमस अचानक गायब हो गई। कबीर की आंखों पर छाया हुआ वो धुंधलापन हट गया। उसने अपने सामने अनाया को घबराए हुए और मुझे जमीन पर गिरते हुए देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और वो अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पाने की कोशिश कर रहा था। काव्या! कबीर चिल्लाया और मेरी ओर झपटा। उसने अनाया को एक तरफ धकेल दिया, जिसने उसे रोकने की कोशिश की थी। तुम यहां क्या कर रही हो? और तुम्हारा हाथ, ये सब क्या है? अनाया ने पीछे हटते हुए चिल्लाकर कहा। कबीर, ये लड़की पागल हो गई है। इसने मंदिर की पवित्रता भंग की है। इसे यहां से बाहर निकालो। लेकिन कबीर अब उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो मंत्र के असर से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। उसने मंदिर के कोने में खड़े उस तांत्रिक रुद्र की ओर देखा, जिसे उस रहस्यमयी स्लेटी भेड़िए ने दबा रखा था। रुद्र, तुम यहां मंदिर के गर्भगृह में क्या कर रहे हो? कबीर की आवाज में एक अल्फा वाली दहाड़ थी। रुद्र कांपने लगा। अनाया ने भागने की कोशिश की, पर तभी मंदिर के मुख्य द्वार पर विक्रम अंकल, अल्फा और उनके योद्धा पहुंच गए। शायद वरुण ने ही उन्हें समय रहते खबर कर दी थी। अनाया, रुक जाओ। विक्रम अंकल की आवाज पत्थर की तरह सख्त थी। उन्होंने अनाया को रक्षकों की हिरासत में लेने का इशारा किया। हमें तुम्हारी और रुद्र की सारी साजिश का पता चल चुका है। अनाया चीखने लगी। ये सब झूठ है। मैं कबीर की मेट हूं। किस्मत ने हमें चुना है। किस्मत ने नहीं, बल्कि तुम्हारे काले जादू और रुद्र के छल ने हमें धोखा दिया था। विक्रम अंकल ने कबीर की ओर देखते हुए कहा, जिनकी आंखों में अब अपने बेटे के लिए दुख था। कबीर ने मुझे सहारा देकर खड़ा किया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। काव्या, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ याद नहीं था। मेरा भेड़िया, वो जैसे कैद हो गया था। मुझे पता भी नहीं चला कि उस रात अनाया ने तुम्हारे साथ क्या किया। उसने मेरा टूटा हुआ हाथ देखा और उसके चेहरे पर आत्मग्लानि का भाव आ गया। उसने तुम्हारा हाथ तोड़ा और मैं उसे अपना हमसफर मान बैठा था। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। कबीर, शांत हो जाओ, मैंने दर्द के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी गलती नहीं थी।
मुख्य बात यह है कि अब सच सबके सामने है। अनाया और रुद्र को पकड़कर कबीले की जेल की ओर ले जाया गया। मंदिर में अब सिर्फ मैं, कबीर, विक्रम अंकल और वो रहस्यमयी भेड़िया बचे थे। वो भेड़िया अब शांत खड़ा था और उसकी काली आंखें सीधे मेरी आंखों में झांक रही थीं। अचानक वो भेड़िया पीछे हटा और पेड़ों की ओट में चला गया। कुछ ही पलों बाद वहां से एक युवक बाहर आया। उसे देखकर हम सब दंग रह गए। वह वरुण नहीं था, बल्कि वो कोई ऐसा था जिसे हमने पहले कभी कबीले के आसपास नहीं देखा था, पर उसके चेहरे की बनावट हमारे कबीले के सबसे पुराने योद्धाओं जैसी थी। मेरा नाम आर्यन है, उस युवक ने कहा। मैं उस शापित दल का हिस्सा था जिसे सालों पहले कबीले से बाहर कर दिया गया था। मैं अनाया की साजिश पर नजर रख रहा था, क्योंकि वो मेरे पूर्वजों के प्राचीन ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर रही थी। विक्रम अंकल ने उसे गौर से देखा। आर्यन, तुम उस महान योद्धा के वंशज हो जिसे हमने गलत समझा था। आर्यन ने सिर झुकाया। वक्त आ गया है कि पुराने जख्म भरे जाएं। काव्या, तुमने आज कबीर को बचाकर न सिर्फ एक दोस्त का फर्ज निभाया, बल्कि कबीले को एक बड़े विनाश से भी बचा लिया। कबीर ने मेरा हाथ थाम लिया। पापा, अनाया मेरी मेट नहीं थी। तो फिर मेरी मेट कौन है? विक्रम अंकल मुस्कुराए और मेरी तरफ देखा। शायद जवाब तुम्हारे सामने ही है कबीर। जादू ने सिर्फ तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाला था, पर नियति ने अपना काम कर दिया है। कबीर ने मेरी आंखों में देखा और उस पल मुझे अपने अंदर एक हलचल महसूस हुई। मेरा भेड़िया, जो अब तक शांत था, अचानक जाग उठा। एक अजीब सी बिजली मेरे शरीर में दौड़ी, जो मेरे टूटे हुए हाथ के दर्द को भी कम कर रही थी। काव्या, क्या तुम महसूस कर रही हो? कबीर ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मैं कर रही थी। वो जादुई जुड़ाव, वो रूहानी खिंचाव जिसे हम सालों से दोस्ती कह रहे थे, वो दरअसल मेट बॉन्ड ही था। वो बस सही वक्त और सही परिस्थितियों का इंतजार कर रहा था। किस्मत भी कितनी अजीब है, मैंने हंसते हुए कहा। हमें इतना सब कुछ झेलना पड़ा ये समझने के लिए कि हम हमेशा से एक दूसरे के ही थे। कबीर ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने दूंगा, और जो दर्द तुम्हें मिला है उसे मैं पूरी जिंदगी प्यार से भर दूंगा। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था और मंदिर की सीढ़ियों पर गिरती सुनहरी रोशनी एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। अध्याय 18। काव्या माइनस न्याय की घोषणा और स्वीकारोक्ति। मंदिर के भीतर से शुरू हुआ वो नाटक अब कबीले के मुख्य मैदान तक पहुंच चुका था। कबीले के सभी लोग वहां जमा थे। सबके चेहरों पर हैरानी और डर के भाव थे। अनाया और उस तांत्रिक रुद्र को रक्षकों ने बीचों बीच खड़ा कर रखा था। विक्रम अल्फा ऊंचे आसन पर विराजमान थे और उनके चेहरे की कठोरता बता रही थी कि आज न्याय होकर रहेगा। कबीले के वासियों, विक्रम अंकल की आवाज गूंजी। आज हमारे कबीले की गरिमा पर एक बड़ा प्रहार हुआ है। छल और कपट के सहारे न केवल मेरे उत्तराधिकारी को वश में किया गया, बल्कि हमारी पवित्र परंपराओं का भी अपमान किया गया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मैंने देखा कि कबीर मेरे पास ही खड़ा था। उसका चेहरा अभी भी दुख से भरा था, पर उसकी आंखों में अब एक स्पष्टता थी। उसने मेरा हाथ थाम रखा था और इस बार उसे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं थी। अनाया चिल्लाई, यह सब इस काव्या की चाल है। वो कबीर को मुझसे छीनना चाहती थी, इसलिए उसने ये झूठा आरोप लगाया है। विक्रम अंकल ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। झूठ बोलना बंद करो अनाया। आर्यन ने हमें वो सारी जड़ी बूटियां और मंत्रों के निशान दिखाए हैं जो तुम मंदिर में इस्तेमाल कर रही थीं। और रुद्र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। रुद्र थर थर कांप रहा था। उसने कबीर के पैरों में गिरकर माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए अल्फा। अनाया ने मुझे लालच दिया था कि वो मुझे कबीले का मुख्य गुरु बनवा देगी। ये सुनकर कबीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने रुद्र को गर्दन से पकड़ा और अपनी भारी आवाज में कहा, तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने मेरे और काव्या के पवित्र बंधन के साथ खिलवाड़ किया। तुमने उसे शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी। कबीर ने अनाया की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब रत्ती भर भी प्यार नहीं बचा था। अनाया, तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, पर मेरा दिल हमेशा काव्या के पास था। जादू से तुम मेरा दिमाग तो बदल सकीं, पर मेरी रूह को नहीं। विक्रम अंकल ने अपना फैसला सुनाया। अनाया और रुद्र को तत्काल प्रभाव से कबीले की सीमाओं से बाहर निकाला जाता है। उन्हें कभी वापस आने की अनुमति नहीं होगी। यदि वे फिर कभी हमारी जमीन पर दिखे तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। अनाया को रक्षक घसीटते हुए ले गए। जाते जाते उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं, पर अब वो बेबस थीं। मैदान में सन्नाटा छा गया। तब विक्रम अंकल मंच से नीचे आए और मेरे पास खड़े हुए। उन्होंने मेरे टूटे हुए हाथ को देखा और फिर मेरी आंखों में झांका।
काव्या बेटा, मुझे माफ कर देना। एक अल्फा होने के नाते मुझे साजिश की गंध पहले आ जानी चाहिए थी। मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत दुख पहुंचाया है। नहीं अंकल, आपकी कोई गलती नहीं थी, मैंने धीरे से कहा। तभी कबीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। कबीले के लोगों, आज मैं सबके सामने ये स्वीकार करता हूं कि मेरी असली जीवन संगिनी अनाया नहीं बल्कि काव्या है। हमारा मेट बॉन्ड, जादुई जुड़ाव हमेशा से था, जिसे छल से छिपाया गया था। अब से काव्या ही इस कबीले की होने वाली लूनो रानी होगी। पूरा मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा। मेरे मम्मी और पापा की आंखों में खुशी के आंसू थे। ईशा भीड़ से निकलकर आई और मुझे गले लगा लिया। देखा, मैंने कहा था ना कि सच की जीत होगी। सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और अब आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। कबीर और मैंने एक साथ चांद की ओर देखा। हमें महसूस हो रहा था कि अब सब कुछ सही है। रात को कबीले के अलाव बॉनफायर के पास हम दोनों अकेले बैठे थे। हवा ठंडी थी, पर कबीर के साथ होने की गर्माहट सब कुछ भुला रही थी। काव्या, क्या तुम मुझे कभी पूरी तरह माफ कर पाओगी? कबीर ने मेरा हाथ सहलाते हुए पूछा। कबीर, माफी उनकी होती है जो जानबूझकर गलती करते हैं। तुम तो खुद एक शिकार थे, मैंने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा। अब हमें पीछे नहीं, आगे देखना है। कबीर ने मुस्कुराकर मेरी पेशानी को चूमा। हाँ, आगे? एक नई शुरुआत के साथ। अगले अध्याय के लिए क्या अनाया चुपचाप चली जाएगी या वो बदला लेने के लिए? अध्याय 19, काव्या माइनस नई सुबह और अनकहे डर। अनाया के जाने के बाद कबीले में एक ऐसी शांति छा गई थी जो किसी बड़े तूफान के थमने के बाद महसूस होती है। जब सूरज की पहली किरण ने मेरी खिड़की पर दस्तक दी तो मुझे एहसास हुआ कि आज की सुबह कितनी अलग है। मेरे हाथ का दर्द अब कम था और उससे भी बड़ी राहत ये थी कि कबीर अब मेरे साथ था। एक नई शुरुआत की घोषणा। सुबह सुबह कबीले के मुख्य भवन में एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई गई। विक्रम अल्फा के बुलावे पर कबीले के सभी वरिष्ठ सदस्य वहां मौजूद थे। कबीर मेरे बगल में खड़ा था, उसका हाथ मजबूती से मेरे हाथ में था। आज उसे अपनी भावनाओं को दुनिया से छिपाने की जरूरत नहीं थी। आज से हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, विक्रम अल्फा ने गंभीर स्वर में घोषणा की। काव्या ने जिस तरह कबीले की रक्षा की है वो साबित करता है कि वो हमारी अगली लूनो बनने के पूरी तरह योग्य है। जल्द ही हम कबीर और काव्या के राज्याभिषेक और विवाह की रस्में शुरू करेंगे। पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठी। राजमाता सुमित्रा ने आगे बढ़कर मेरे माथे पर तिलक लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे हमेशा से पता था कि तुम ही इस घर की रौनक बनोगी बेटा। संदेह के घेरे में आर्यन। इस खुशी के माहौल के बीच भी मेरा मन कहीं और भटक रहा था। वो रहस्यमयी युवक आर्यन जिसने मंदिर में हमारी जान बचाई थी, सभा में कहीं नहीं था। उसकी वे गहरी काली आंखें बार बार मेरी यादों में कौंध रही थीं। क्या वो वाकई हमारी मदद करने आया था या उसका कोई छिपा हुआ मकसद था? सभा के बाद कबीर मुझे झील के किनारे ले गया। उसने प्यार से मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए पूछा, काव्या, तुम क्या सोच रही हो? अब तो सब ठीक है। कबीर, मुझे डर लग रहा है, मैंने अपनी चिंता जाहिर की। अनाया इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। और वो आर्यन, उसने हमारी मदद क्यों की? वो कौन है? हमें कुछ नहीं पता। कबीर ने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए आश्वस्त किया, चिंता मत करो, हमारे योद्धा सतर्क हैं। आर्यन हमारे कबीले के पुराने इतिहास का हिस्सा है। मेरे पिता उससे बात कर रहे हैं। हम हर खतरे के लिए तैयार हैं। खतरे का आगाज। तभी अचानक जंगल की ओर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। कबीर का शरीर तुरंत सख्त हो गया। हम आवाज की दिशा में भागे। वहां मैदान के किनारे कबीले का एक रक्षक लहूलुहान पड़ा था। उसके गले पर किसी जानवर के पंजों के निशान थे, लेकिन वे निशान किसी साधारण भेड़िए के नहीं लग रहे थे। रक्षक के अंतिम शब्द, अल्फा। वे आ रहे हैं। सीमा पर हमला हुआ है, इतना कहकर वो बेहोश हो गया। कबीर की आंखों में अब कोमलता की जगह एक योद्धा की आग थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, काव्या, तुम तुरंत राजमाता के पास जाओ। सभी बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित तहखाने में ले जाओ। यह कोई मामूली हमला नहीं है। असली दुश्मन का चेहरा। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, कबीर ने अपने विशाल स्लेटी भेड़िए का रूप धारण कर लिया। तभी झाड़ियों के पीछे से वही युवक आर्यन बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। खेल अब शुरू हुआ है कबीर। अनाया तो सिर्फ एक प्यादा थी, असली दुश्मन तो अब सामने आए हैं। आर्यन के पीछे से दर्जनों काले भेड़िए निकलने लगे, जिनकी आंखें खून की तरह लाल थीं।
ये अनाया की साजिश से कहीं ज्यादा बड़ा हमला था। ये कबीले के वजूद की लड़ाई थी। अध्याय 20 काव्या - एक नई सुबह और अटूट संकल्प। सूरज की पहली किरण ने जब मेरे कमरे की खिड़की पर दस्तक दी तो मुझे एहसास हुआ कि आज की सुबह पिछली हर सुबह से अलग है। आज मेरे मन में न कोई बोझ था, न ही कोई डर। अनाया और उसके काले साए कबीले की सरहदों से बहुत दूर जा चुके थे। कबीर और मेरे बीच की दूरियां अब मिट चुकी थीं और कबीले ने मुझे अपनी होने वाली लूनो रानी के रूप में पूरे दिल से स्वीकार कर लिया था। मेरे हाथ का प्लास्टर कल ही डॉक्टर ने काट दिया था। हालांकि हाथ में अब भी थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन आज मैं खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे से बाहर निकली। बाहर आंगन में जश्न की तैयारियां फिर से शुरू हो गई थीं। इस बार ये किसी मजबूरी का जश्न नहीं था, बल्कि सच्चे प्यार और न्याय की जीत का उत्सव था। ईशा सुबह सुबह ही फूलों की मालाएं लेकर पहुंच गई थीं। अरे वाह, हमारी होने वाली रानी साहिबा जाग गईं? ईशा ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। आज तो चेहरा गुलाब की तरह दमक रहा है। मैंने उसे गले लगा लिया। सब तुम्हारी वजह से ही तो मुमकिन हुआ है ईशा। तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मैं खुद पर से भरोसा खो चुकी थी। तभी कबीर वहां आया। उसने सफेद कुर्ता पाजामा पहना था और वो पहले से कहीं ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी लग रहा था। उसने ईशा को इशारा किया और ईशा मुस्कुराते हुए हमें अकेला छोड़कर चली गई। कबीर ने मेरा वो हाथ थामा जो अब प्लास्टर से मुक्त था। उसने बहुत धीरे से मेरी हथेलियों को चूमा। अब दर्द कैसा है काव्या? अब कोई दर्द नहीं है कबीर। न हाथ में न दिल में, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। काव्या, कल रात मैंने पापा विक्रम अल्फा से बात की है। हम अगले पूर्ण चंद्र की रात को अपना गठबंधन पूरा करेंगे। मैं चाहता हूं कि उस दिन पूरा कबीला देखे कि हमारा रिश्ता किसी जादू का मोहताज नहीं बल्कि रूहों का मिलन है, कबीर ने भावुक होकर कहा। तभी विक्रम अंकल और मेरे माता पिता भी वहां पहुंच गए। सबके चेहरों पर एक असीम शांति थी। विक्रम अंकल ने आगे बढ़कर हमारे कंधों पर हाथ रखा। आज से इस कबीले की बागडोर धीरे धीरे तुम दोनों के हाथों में होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि काव्या की ममता और कबीर का साहस मिलकर हमारे कबीले को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। शाम होते होते कबीले के मंदिर में एक विशेष शांति पूजा रखी गई। अलाव की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं। कबीर और मैं एक साथ पवित्र अग्नि के सामने बैठे। कबीले के बुजुर्गों ने हमें आशीर्वाद दिया। तभी भीड़ के पीछे से आर्यन, वो रहस्यमयी रक्षक, सामने आया। उसने कबीर के सामने सिर झुकाया और फिर मेरी ओर देखा। मेरा काम यहां पूरा हुआ। कबीला अब सुरक्षित हाथों में है। लेकिन याद रखना, एक अल्फा की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं बल्कि उसके न्याय में होती है। तुम कहाँ जा रहे हो आर्यन? कबीर ने पूछा। वहां जहां मेरी जरूरत है। कबीले के बाहर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंधेरे से लड़ रहे हैं, आर्यन ने कहा और अंधेरे में ओझल हो गया। रात के सन्नाटे में जब सब सो गए, कबीर और मैं उस पुरानी चट्टान पर जाकर बैठे जहां से पूरा कबीला दिखाई देता था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे। सोचो काव्या, अगर उस दिन मैंने तुम्हें झरने से छलांग लगाने से न रोका होता तो आज हम यहां न होते, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। किस्मत हमें चाहे कितने भी कठिन रास्तों पर ले जाए कबीर, अगर मंजिल सही हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हमने हार नहीं मानी और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और हमें पता था कि आने वाला कल चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन अब हम अकेले नहीं थे। हम एक थे। क्या कबीर और काव्या का गठबंधन शांति से संपन्न होगा? क्या अनाया फिर कभी वापसी की कोशिश करेगी? जानने के लिए जुड़े रहें। वीडियो का समापन, आउट्रो। तो दोस्तों, ये था हमारी फंतासी दुनिया की कहानी का अध्याय 1 से 20 तक का सफर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कबीर और काव्या की ये अनोखी और रोमांचक प्रेम कहानी पसंद आ रही होगी। इस अलग दुनिया की सैर करते हुए आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हुई होगी। अगर आपको इन किरदारों का संघर्ष और इनका प्यार दिल को छू गया है तो अपना प्यार दिखाने में कंजूसी मत कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत हिम्मत देता है। जैसे ही इस वीडियो पर 50 लाइक्स पूरे हो जाएंगे, मैं वादा करती हूं कि अगला धमाकेदार चैप्टर तुरंत आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल स्टोरी ए दिल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले रोमांचक मोड़ पर। शुक्रिया और अलविदा।